record on this computer. Okay. Muslim Rizal is a co-founder of Coracle Capital Partners and Massum Venture, which invest into scalable SMEs. Muslim primarily focus is on growth strategy and raising finances for SMEs. He has over 25 years of professional experience and have provided consultancy to businesses in different sectors such as construction, livestock and dairy, textiles, education, fisheries, and food and beverages, etc. He has facilitated investment in capital asset formation of rupees 10 billion and above for more than 100 projects in Pakistan. For over a decade, Muslim Raza has worked for Small and Medium Enterprise Development Authority and headed the organization in Sindh and Balochistan provinces. At SMEDA, as it's known, his core responsibilities areas included sector analysis, design and supervision of sector studies, including gap and situation analysis, value chain analysis, formation of strategies to enhance competitiveness, and design of strategic intervention and pilot of projects to upgrade supply chains. He also supervised work on policy, regulation, and development aspects of SME sector. Muslim is actively involved in community development and leads a not-for-profit microfinancing network. Thank you, Muslim Saab. With this, over to you. Thank you, everyone. मैं सलाउद्दीन साहब ने मेरा एक डिटेल इंट्रोडक्शन करा दिया है. And before we move on, let me explain why government formed SMEDA. SMEDA was formed in 1999 when Nawaz Sharif was in power. और core organization बनाने का purpose was to come up with a strategy whereby हम government sectoral focus के साथ काम करें और sectoral focuses के साथ हम export development की activity कर सकें. Organization was working reasonably well till 2001, 2002, and after that, नवाज शरीफ की गवर्नमेंट चेंज 9/11 हो गया. इसके बाद पूरी ऑर्गेनाइजेशन का डोमेन चेंज हो गया. बट देन विद दिस पर्सपेक्टिव आई एक्सप्लेन कि पाकिस्तान का डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर एक्सपोर्ट पोटेंशियल अवेलेबल क्या है एंड स्पेसिफिकली व्हाई आई हैव सेलेक्टेड फिशरी सेक्टर. अदरवाइज देयर आर हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स जहां बात कर रहे हैं रिलेटिवली इंटरेस्टिंग एंड पीपल लाइक टू लिसन टू दोस थिंग्स. बट स्पेसिफिकली मैंने फिशरी सेक्टर लिया, सेलेक्ट इसलिए किया था कि इन जनरल डिस्कस नहीं होता है, लोगों की इंफॉर्मेशन बेसिस सेक्टर पे कम होती है. एंड देन इफ वर्कड ऑन प्रॉपरली दिस सेक्टर अलोन कैन चेंज द इकोनॉमिक पैराडाइम ऑफ पाकिस्तान. स्कीम ऑफ प्रेजेंटेशंस के अंदर आई विल डिस्कस इकोनॉमिक प्रोफाइल ऑफ पाकिस्तान की स्टैटिस्टिक्स, पाकिस्तान के एसएमई सेक्टर एंड देन फिशरी सेक्टर इन जनरल. स्टार्टिंग बेसिक इकोनॉमिक प्रोफाइल ऑफ पाकिस्तान. हम 2 साल पहले जीडीपी वाज $320 बिलियन. कोविड के बाद एज ऑफ नाउ जीडीपी इज $280 बिलियन. दुनिया के उन कंट्रीज में से है जहाँ पर पॉपुलेशन कंट्रीब्यूशन पर कैपिटा जीडीपी हमारा बहुत लोवेस्ट है. लेकिन एज ऑफ नाउ हमारी स्ट्रेंथ स्टिल इज पॉपुलेशन. 220 मिलियन की यंग पॉपुलेशन हमारे पास पॉपुलेशन है जिसका 65 to 70% स्टिल इज लेस देन 25 ईयर्स. अब इसको हम पॉजिटिवली लें या नेगेटिवली लें, फास्ट फॉरवर्ड 25 ईयर्स फॉरवर्ड हमारी पॉपुलेशन 450 मिलियन लोगों की हो जाएगी. आज हम 2020 में फास्ट फॉरवर्ड 2045 पे चले जाएं तो वी वुड बी अ कंट्री ऑफ 450 मिलियन पीपल. दिस कुड बी गुड, दिस कुड बी बैड डिपेंडिंग अपॉन हमारे स्ट्रेटजिस्ट या एज ए कम्युनिटी या एज ए नेशन हम कैसे परफॉर्म करते हैं. अगर हमने इन एडिशनल 200 मिलियन की पॉपुलेशन को प्रॉपरली चैनलाइज कर लिया देन दिस कुड बी अ बिगेस्ट एसेट. अगर हम प्रॉपरली चैनलाइज ना कर पाए तो दिस कुड बी अ बिगेस्ट थ्रेट आल्सो. एज ऑफ नाउ हम एक्सपोर्ट्स में कॉमन फैक्टर है $23 बिलियन की हमारी एक्सपोर्ट्स हैं, $48 बिलियन की हमारी इंपोर्ट्स हैं. और हमारी अगर हम पीयर टू पीयर कंपेयर करें कि वो सारी कंट्रीज जिनकी पॉपुलेशन 200 मिलियन लोगों की है तो उनकी एक्सपोर्ट्स कहाँ हैं तो हम बहुत 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 पीछे. इंपोर्ट्स हम इन जनरल अपनी डोमेस्टिक कंजम्पशन की नीड के लिए बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं जिसके अंदर मेजर कमोडिटीज़ हमारे पास मशीनरी और हमारी फ्यूल के रिक्वायरमेंट्स है. कॉन्ट्रीब्यूशन हमारे इन सेक्टर्स के जनरल जीडीपी के अंदर 21% इंडस्ट्रीज का, 19% एग्रीकल्चर, 59% मोस्टली प्राइमरीली डोमेस्टिक सर्विसेज का है. ये बड़ा इंटरेस्टिंग चार्ट है. इफ़ यू लुक
मैंने इस चार्ट को कोशिश करके चेंज, बाय इंटेंशन चेंज नहीं किया। ये चार्ट मैंने बनाया था 2012 के अंदर। अगर इस चार्ट को देखें तो हमारा ग्लोबल कंपैरेटिव इंडेक्स 118 है। मैंने 2019 का भी ग्लोबल कंपैरेटिव इंडेक्स पाकिस्तान का चेक किया एंड देन 2020 का भी चेक किया। हमारी पिछले 10 सालों के अंदर इम्प्रूवमेंट इज ओनली 7 फिगर्स। हम 118 पे थे, आज हम 111 पे। 100 2019 में हम 111 पे थे और 2020 के अंदर हम आज 107 तक पहुंचे। ये तो अब एक फैक्टर है जहां बहुत सारे पैरामीटर्स डिफाइन किए हुए, हम उन पैरामीटर्स पे कैसे मार्क करते हैं सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। लेकिन मेरा इंटरेस्ट है इस वेब चार्ट के अंदर। अगर आप इस वेब चार्ट को देखें तो वेब चार्ट के ऊपर टॉप कॉर्नर पे 3 ब्रॉड कंपोनेंट्स दिए हुए हैं। एज ऑफ नाउ पाकिस्तान इज स्टिल इन दोज इकोनॉमीज जो फैक्टर ड्रिवन है। व्हाट आई मेंट बाय फैक्टर ड्रिवन इज कि हम इन जनरल रिसोर्स बेस्ड इकोनॉमी है। अगर हमारे पास रिसोर्सेज हैं जिन सेक्टर्स के अंदर, वहाँ हम कोई ना कोई काम कर रहे हैं। लेकिन जहाँ हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है और रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है, वहाँ हम कोई काम नहीं कर रहे और कोई भी इनोवेटिव वर्क नहीं कर रहे। तो हर कैटेगरी के अंदर, चाहे वो वेब चार्ट के अंदर जितनी कैटेगरीज लिखी है, इन तमाम कैटेगरीज के अंदर हम वन ऑफ द लोएस्ट मैट्रिक्स के अंदर फॉल कर रहे हैं। और नेचुरल ट्रांजिशन ये है कि आप फ्रॉम ए फैक्टर ड्रिवन इकोनॉमी आप एक एफिशिएंसी ड्रिवन इकोनॉमी में जाते हैं कि जब उन्हीं फैक्टर्स ऑफ प्रोटेक्शन का एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन करते हैं, और पोस्ट प्रॉपर यूटिलाइजेशन आप एक इनोवेशन बेस्ड ड्रिवन इकोनॉमी में चले जाते हैं, वेयर बाय आप लोगों को इतनी एम्पावरमेंट भी देते हैं कि वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स को क्रिएट करते हैं और डिफरेंट नीड्स को फुलफिल करते हैं। हाउएवर हमारी कंट्री के लास्ट 70 ईयर्स में डायनामिक्स ऐसे रहे कि वी स्टिल आर अ फैक्टर ड्रिवन इकोनॉमी, और जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अवेलेबल हैं, उनका भी हम बहुत क्रूड इस्तेमाल करते हैं। आगे जब एग्जांपल्स देवाने, मैं आपको बेसिक क्रूडनेस की एग्जांपल दे दूं। हमारे पास साइजेबल क्वांटिटी के अंदर मार्बल अवेलेबल है और हम मार्बल को ब्लास्ट करके निकालते हैं। तो जो ब्लास्टिंग के प्रोसेस के अंदर 60-70% मार्बल अपना वेस्ट कर देते हैं। दुनिया वायर कटिंग पे चली गई, लेजर कटिंग पे चली गई, लेकिन हम अभी तक क्रूडेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन के अंदर अवेलेबल है, जिसके अंदर कोई भी एफिशिएंसी गेन्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ये हमारा बेसिक एक्सपोर्ट्स का एक पाई चार्ट है। अगर आप देखें तो 54% हमारा एक्सपोर्ट जो है वो टेक्सटाइल के अंदर है। 9% हमारा सेकंड लार्जेस्ट सेक्टर राइस है। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ हमारी इन जनरल मैन्युफैक्चरिंग का जो मैट्रिक्स है हमारा, और हमारे 4-5 वो कंट्रीज जो हमारे नेबर्स हैं, या जिन लोगों ने, जिन कंट्रीज ने पिछले 10 सालों के अंदर बहुत रैपिडली ग्रो किया है, रहे तो सब मैन्युफैक्चरिंग के अंदर है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग के जो वैल्यू एडिड और हाईटेक कंपोनेंट है, आप वहाँ देखें कोरिया 97% मैन्युफैक्चरिंग करता है, लेकिन आउट ऑफ दैट 97% मैन्युफैक्चरिंग 72% वैल्यू एडिड मैन्युफैक्चरिंग है। टर्की 87% मैन्युफैक्चरिंग है, 40% वैल्यू एडिशन है। मलेशिया 58% वैल्यू एडिड मैन्युफैक्चरिंग है। बांग्लादेश हमारी तरह की कंट्री है, 2% वैल्यू एडिशन है। चाइना 58% वैल्यू एडिशन है। इंडिया 28% वैल्यू एडिशन है। पाकिस्तान ओनली 10% वैल्यू एडिशन है। थॉट प्रोसेस इज एक्सट्रीमली क्लियर। अगर हमें मैन्युफैक्चरिंग की चेन में कहीं भी आगे जाना है तो इनोवेशन, हाईटेक वैल्यू एडिशन की तरफ जाना है। अगर हम स्टैंडर्ड बेसिक प्रोडक्ट्स में रहेंगे तो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। अनदर इंटरेस्टिंग चार्ट, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को हमने कंपेयर करने की कोशिश की विद इंटरनेशनल एक्सपोर्ट्स। अगर हम देखें पाकिस्तान का 57% इज टेक्सटाइल्स। अगर आप दुनिया की वैल्यू चेन देखें तो दुनिया की टोटल 4% इम्पोर्ट्स इज टेक्सटाइल। तो हम इन जनरल हमारी एक्सपोर्ट्स का मिस फोकस है। दुनिया को चाहिए इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, हम दुनिया को दे रहे हैं टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स। दुनिया को चाहिए केमिकल प्रोडक्ट्स, हमारा केमिकल का हम केमिकल में बहुत छोटा कंपोनेंट रखते हैं। दुनिया की मेजर इंपोर्ट्स इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स की है, 53% दुनिया इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स लेती है, हम खाली 14% इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। इन जनरल अगर आप देखने की कोशिश करें तो बड़ी क्लैरिटी है इस सारे सेटअप के अंदर कि हम जो इंटरनेशनल वैल्यू चेन्स हैं या जो इंटरनेशनल ट्रेड है, हम इंटरनेशनल ट्रेंड से बहुत डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं। टेक्सटाइल
गवर्नमेंट की स्पेसिफिक फोकस रहा है अब सर्टेन टाइम तक, और जो हमारे गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है उसके अंदर वो बहुत सारे लोग अवेलेबल होते हैं पावर के अंदर जिनकी अपने टेक्सटाइल सेटअप्स होते हैं, तो अंडरस्टैंडेबली बहुत सारे इंसेंटिव्स टेक्सटाइल्स को लास्ट 30 40 50 ईयर्स में मिलते रहे, बट देन ये सारे इंसेंटिव्स मिलते रहे एट द कॉस्ट ऑफ ऑल अदर सेक्टर्स। तो अगर आप इस स्लाइड को डिटेल में देखें तो बड़ा क्लियरली फोकस होता है कि हमारे गवर्नमेंट के फोकस भी और हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट के फोकस भी फ्रॉम एन इंटरनेशनल ट्रेड पर्सपेक्टिव राइटली फोकस्ड नहीं है। ये स्लाइड जो मैंने बनाई थी ये मैंने इस पर्सपेक्टिव से बनाई थी कि जी इन जनरल अगर आप उन सारे कंट्रीज को कंपेयर करने की कोशिश करें जो डिफरेंट फैक्टर्स में जिन्होंने आगे अच्छा परफॉर्म किया है, टेक्नोलॉजी एडेप्शन के अंदर, मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर, पब्लिक इंस्टीट्यूशन इंडेक्स के अंदर, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर, और इन जनरल देखें तो पाकिस्तान की रैंकिंग बहुत इंटरेस्टिंग नहीं रही है। हम टेक्नोलॉजी एडेप्टेशन के अंदर 87 नंबर, और ये इम्प्रूवमेंट भी हमारी लास्ट 5 ईयर्स में इसलिए हुई है कि हमने 3G और 4G कनेक्शंस के अंदर अच्छा काम किया है, और इन जनरल इंटरनेट की पेनिट्रेशन हम कंट्री में थोड़ी बढ़ गई है, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के कॉन्टेक्स्ट में अभी भी बहुत पीछे। पब्लिक इंस्टीट्यूशन इंडेक्स में हम बहुत पीछे, दुनिया के अंदर हम मेरा ख्याल है लोएस्ट 10% कैटेगरी के अंदर फॉल कर रहे हैं मोरलेस तमाम कैटेगरीज के अंदर। खाली एक अवेलेबिलिटी ऑफ इंजीनियर्स और साइंटिस्ट वह कैटेगरी है जहां हम थोड़ा सा अच्छा एक्सेल करते हैं, बट देन अपार्ट फ्रॉम दिस हम इन जनरल सारी कैटेगरीज के अंदर जितनी भी इंटरनेशनल रैंकिंग की कैटेगरीज हैं तमाम कैटेगरीज में लास्ट 10% के अंदर फॉल कर रहे हैं। इन तमाम स्लाइड्स के डिस्कशन का पर्पस ये कि हमारा इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, इकोनॉमिक पैराडाइम सबके लिए क्लियर होता जाए कि हम किस पैराडाइम में पाकिस्तानी बिजनेसमैन सर्वाइव करता है या किस पैराडाइम में पाकिस्तानी बिजनेसमैन ऑपरेट कर रहा होता है। 2 सालों का मैंने कंपैरिजन करने की कोशिश की थी, पाकिस्तान और इंडिया के कंपैरिजन क्या है बिजनेस सोफिस्टिकेशन में। अगर हम 81st नंबर पर थे तो इंडिया का 57 नंबर पर था। वैल्यू चेन, कंपैरेटिव एडवांटेज, इन जनरल आप ये सारी चीज़ें देखेंगे तो हम लास्ट 10 ईयर्स के अंदर हमने कोई बहुत प्रोग्रेस नहीं की है। इन जनरल हमारी कैटेगरीज जो हैं वही रही, हम लोएस्ट 10 to 15% के टीयर के अंदर ऑपरेट करने की कोशिश करते रहे। हाईवे अगर आप इंडिया को कंपेयर देखने की कोशिश करेंगे तो एक साइजेबल इंप्रूवमेंट आपको नजर आ रहा है बहुत सारी कैटेगरीज के अंदर। एसएमई सेक्टर ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई थी जिसके अंदर ऑल दोस ऑर्गेनाइजेशन जिनका एम्प्लॉयमेंट साइज अप टू 250 पीपल का है वो बाय द डेफिनेशन ऑफ एसएमई में फॉल करते हैं। इसमें गवर्नमेंट ने स्मॉल और मीडियम को 2 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया है। वो सारी ऑर्गेनाइजेशंस जिनका ह्यूमन रिसोर्स बेस अप टू 50 पीपल है वो स्मॉल में आती हैं, और जिनका ह्यूमन रिसोर्स बेस मोर देन 50 एंड लेस देन 250 वो मीडियम में आएंगे। अच्छा, डेफिनेशन तो बन गई लेकिन बहुत कम ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इवन बैंकिंग सेक्टर में भी बहुत कम बैंक्स हैं जो इस डेफिनेशन को फॉलो करते हैं। क्योंकि इन जनरल आगे मैं शेयर करूंगा क्या पाकिस्तान में बैंक्स का फोकस कभी भी एसएमई फाइनेंसिंग रहा ही नहीं, इसलिए उन्हें कभी इन प्रोडक्ट्स की जरूरत पड़ी नहीं। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग चार्ट। पाकिस्तान में लास्ट एसएमई सेंसस हुआ था इन 2005। अकॉर्डिंग टू दैट सेंसस पाकिस्तान में 3.2 मिलियन एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, 3.2 मिलियन बिजनेसेस हैं जो एसएमई की कैटेगरी में आते हैं। इन तमाम इंस्टीट्यूशंस का जीडीपी कंट्रीब्यूशन इज अराउंड 40% और एक्सपोर्ट्स में कंट्रीब्यूशन भी 40% है। इनकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? 65% ऑफ दीज एसएमईज आर लोकेटेड इन पंजाब, 17% सिंध में, 14% आपकी लोकेटेड है इन केपी के, और 2% आपकी लोकेटेड इन बलूचिस्तान। उसके बाद हमारे एसएमई सेक्टर के ब्रॉड इश्यूज के बिगेस्ट एंड फॉरमोस्ट इशू इज एक्सेस टू फाइनेंस। पाकिस्तान में लास्ट 50 ईयर्स में बैंकिंग सेगमेंट की जो प्रायोरिटीज रही है वैसे में फाइनेंस कभी भी नहीं रहा है। और आप बैंकर्स को अगर पूछे तो उनका पॉइंट इज़ वेरी वेरी क्लियर कि जी हमें एक 5 करोड़ की लोन देने के लिए भी इतनी वर्किंग करनी है, 50 लाख की लोन देने के लिए भी इतनी वर्किंग करनी है, और 5 करोड़ की और 50 करोड़ की लोन देने के लिए भी इतनी वर्किंग करनी पड़ती है। तो व्हाई इन्वेस्ट इनटू एसएमईज? एंड देन एसएमईज का रिस्क प्रोफाइल भी फ्रॉम ए जनरल पर्सपेक्टिव बैंकर्स के कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा रहा है।
तो इन जनरल बैंकों ने कभी भी एसएमई को फ्रॉम ए फंडिंग पर्सपेक्टिव प्रायोरिटाइज किया ही नहीं। एक इशू ये है। सेकेंडली, जो पाकिस्तान के इकोनॉमिक पैराडाइम से वाकिफ है उनके लिए बड़ी क्लियर बात है कि पाकिस्तान में स्टिल इज द बिगेस्ट बॉर इज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। जब किसी भी एक बैंक को 10, 11, 12% पे गवर्नमेंट सेफेस्ट बोरोवर होती है, एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, तो वो कभी भी रिस्क पर्सपेक्टिव वाले इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज देखेगा ही नहीं। तो बैंक्स की बोरिंग स्केल इज वेरी क्लियर। पहला बोरोवर उनका बैंक है, दूसरे बोरोवर उनके कॉर्पोरेट सेक्टर है, तीसरे कॉन्टेक्स्ट में आती है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो इन जनरल बैंक्स ने कभी भी इस कैटेगरी को फंड करने की कोशिश की ही नहीं है। अच्छा, जब फॉर्मल फाइनेंस अवेलेबल नहीं था बैंक एसएमई सेक्टर को, बिजनेसेस को, छोटे बिजनेसेस को, तो इन बिजनेसेस ने कभी भी फॉर्मल स्ट्रक्चर में ग्रो करने की कोशिश की ही नहीं। जब फॉर्मली ग्रो करने की कोशिश नहीं की तो आप देखेंगे जितने भी छोटे बिजनेसेस है, मशीनरी कौन सी जी 50 साल पुरानी चाइनीज मशीनरी यूज़ करें, जर्मन मशीनरी सेकेंड हैंड हमने मंगवाई थी 1970s की, 1960s की। अब टेक्सटाइल फैक्ट्रियों में चले जाए, दुनिया एयरजेट लूम्स से भी आगे चली गई। हमारे पास अभी भी पावर जेट लूम्स, हमारे लूम्स का सबसे बड़ा क्लस्टर इस पावर जेट जो 50 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है। तो हम कभी भी इस सेगमेंट में बहुत ग्रो करने की कोशिश, क्योंकि फॉर्मल फाइनेंसिस हमारे पास अवेलेबल नहीं थे। हमारी एसएमईज का सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम स्टिल इज मार्केटिंग। वी आर वेरी बैड प्रोड्यूसर्स एंड इवन बैड मार्केटियर्स। हम अपनी प्रोडक्ट्स बुरी बनाते हैं, अच्छी स्टैंडर्ड्स की नहीं बनाते, लेकिन उससे बड़ी हमारी वीकनेस है कि हम उससे बुरी मार्केटिंग करते हैं। पैकेजिंग हमारी बहुत बुरी होती है। ह्यूमन रिसोर्स में जनरल कभी इन्वेस्टमेंट की कोशिश नहीं की गई, ना गवर्नमेंट की तरफ से, ना लोगों की तरफ से। और इन जनरल कभी भी कोई रेगुलेशन जो सेक्टर स्पेसिफिक होते हैं, वेयर बाय जो इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट्स होती वो भी हमने कभी फॉलो करने की कोशिश नहीं की। इसलिए हमने हमारी एसएमईज की हमेशा से जो सेगमेंट रही है वो डोमेस्टिक रही है। जो भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी उन्होंने कोशिश की जी डोमेस्टिक बेचेंगे, डोमेस्टिक प्रोड्यूस करेंगे, डोमेस्टिक बनाएंगे। इसलिए कभी भी एक्सपोर्ट फोकस ना एसएमईज का रहा, ना गवर्नमेंट का रहा। और जो भी प्रोडक्ट्स हम मोस्टली बनाते हैं उनकी वैल्यू एडिशन इतनी कम होती है कि कोई भी ऑर्गेनाइज कंपेटिटर चाहे चाइना से आ जाए, या कोरिया से आ जाए, या मलेशिया से आ जाए, इंडोनेशिया से आ जाए, तो आपकी प्रोडक्ट फ्रॉम बहुत स्टेब्लिश प्रोडक्ट भी किसी भी चाइनीज प्रोडक्ट के सामने सस्टेन करना बहुत मुश्किल कर जाती है। ये जो मैंने आपसे पिछला चार्ट शेयर किया जिसमें हमने कहा कि 3.2 मिलियन स्टैब्लिशमेंट से अक्रॉस पाकिस्तान एसएमईज की, इसका 97% वो एसएमईज है जिनकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉइज 1 to 9 है। अगर आप इसको ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो 1 to 9 एम्प्लॉइज के ऑर्गेनाइजेशंस वो होती हैं जिनका फोकस इन जनरल डोमेस्टिक है। मॉम एंड पॉप शॉप्स होती हैं, मॉम एंड पॉप बेस्ड बिजनेसेस होंगे कि जी किसी भाई ने दुकान खोली, भाई ने छोटी सी फैक्ट्री लगाई, उस भाई की फैक्ट्री में उसके बेटे आ गए, भाई के बेटे आ गए। और जिनका इन्वेस्टमेंट लेवल बहुत छोटा होता है, टेक्नोलॉजी अवेलेबल होती नहीं है, मशीन है तो सेमी ऑटोमेटिक मशीन होगी या मोस्टली मैनुअल मशीन होगी। इन सारे बिजनेसेस का इन जनरल क्वालिटी लेवल्स बहुत लो होता है, प्रोडक्शन लेवल्स लो होते हैं, बड़े ऑर्डर्स पे compete नहीं कर सकते, और सर्वाइवल इन टर्म्स ऑफ कंपटीशन मुश्किल होता है। तो जब भी कोई ज़रा भी एफिशिएंट सप्लायर आते थे, ये खाली सर्वाइव करते हैं अपनी प्राइस कम करके, एफिशिएंसी गेन्स पे या प्रोडक्ट क्वालिटी बना के कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकते। इन टर्म्स ऑफ बाकी ऑर्गेनाइजेशन देखो, हमारे पास 2.5% ऑर्गेनाइजेशन वैसी हैं जो स्मॉल की कैटेगरी, 1 to 9 तो मोस्टली माइक्रो की कैटेगरी हो जाएगी। 2.5% ऑर्गेनाइजेशन है जो मीडियम स्मॉल की कैटेगरी में आएंगी, और 50+ होंगी जो मीडियम, और बहुत छोटी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो सेम मीडियम प्लस की कैटेगरी में चली जाएंगी। डिस्कशन करने का पर्पस ये था कि जी अगर हम 3.2 मिलियन ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास हैं तो उसका 90% का मतलब 97% का मतलब होगा ऑलमोस्ट 3.1 मिलियन ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो खुद आज कमाती हैं, आज खाती हैं, और उनके पास एक्सेस टू फाइनेंस अगर अवेलेबल नहीं है तो डोमेस्टिक इकोनॉमी में तो कंट्रीब्यूट करेंगी ये सारी ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन एक्सपोर्ट इकोनॉमी में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीब्यूट करने की पोजीशन में नहीं होगी। जब गवर्नमेंट ने स्मीडा बनाई इन 1999, तो स्मीडा बनाने का फोकस ये था कि गवर्नमेंट ने एक ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ वर्ल्ड बैंक एक सीरियस थिंक टैंक बनाने की कोशिश की कि हमारे पास इतने सारे सेक्टर्स अवेलेबल हैं, हम आप कहीं भी जाएं तो हम कहते हैं कि पाकिस्तान है आइडियली लोकेटेड है, हमारे पास साल के 4 सीजन्स अवेलेबल हैं, हमारे पास एग्रीकल्चर इतनी है, लेकिन हमारे पास डेयरी इतनी है, हमारे पास फिश इतनी है, हमारे पास मार्बल इतना है, वी आर फुल ऑफ रिसोर्सेज।
लेकिन जब हम अपने रिसोर्सेज को ऑन सेक्टोरल बेसिस देखने की कोशिश करते हैं तो हम कहते हैं हमारी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट तो कोई होती नहीं है। एट दैट टाइम गवर्नमेंट का प्राइमरी फोकस है कि लेट्स एनालाइज कीजिए हमारे सेक्टर्स में प्रॉब्लम्स हैं क्या। इस पर्सपेक्टिव से वर्ल्ड बैंक की रिकमेंडेशन से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएगी। तो हमने फ्रॉम 1999 टिल 2010 डिफरेंट सेक्टर्स की बहुत डिटेल में वैल्यू चेन एनालिसिस की कि पाकिस्तान के तमाम सेक्टर्स का प्रॉब्लम है क्या, और अगर पाकिस्तान ने एक स्टेज आगे बढ़ना है, अगर इंटरनेशनल वैल्यू चेन का पार्ट बनना है, तो ऐसे क्या काम किए जाएं और ऐसे कौन से सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए जाएं जहां ये पोटेंशियल भी अवेलेबल हो और जहां रैपिड डेवलपमेंट की मूवमेंट भी कर सके। तो इस बेसिस के ऊपर एक सेक्टर आइडेंटिफिकेशन का क्राइटेरिया बनाया गया और वो ये क्राइटेरिया था कि जी जो भी सेक्टर आप आइडेंटिफाई करेंगे उसमें एसएमई डेंसिटी देखनी है, एक्सपोर्ट का पोटेंशियल देखना है, ग्रोथ का पोटेंशियल देखना है, स्मीडा के पास एक्सपर्टीज है नहीं है, और इंटरनेशनल ट्रेड में क्या अपॉर्चुनिटी और हम उसमें नई एंटरप्राइज क्रिएशन कितनी कर सकते हैं, ये ब्रॉड क्राइटेरिया था। इस क्राइटेरिया पे स्मीडा ने गवर्नमेंट के साथ मिलकर, वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर 12-15 सेक्टर्स की एनालिसिस की थी, वेयर बाय वी एक्चुअली न्यू कि इस सेक्टर का पोटेंशियल क्या है, और अगर गवर्नमेंट इन एडिशन टू प्राइवेट सेक्टर उसको अप्रोप्रिएटली टैकल कर ले तो हम मैसिव चेंज ला सकते हैं सेक्टर्स के अंदर। बेस्ड ऑन दिस सेक्टर हमने जो स्मीडा ने पहला सेक्टर आइडेंटिफाई किया था वो था ही फिशरीज, और जब हम डिटेल्स में फिशरीज को डिस्कस करेंगे तो यू वुड सी कि जी दिस सेक्टर हैज इमेंस पोटेंशियल प्रोवाइडेड के हम अच्छे तरीके से काम कर पाए। क्योंकि पाकिस्तान की हर सेक्टर को आप एनालाइज करने की कोशिश करेंगे तो आपको एक कॉमन फैक्टर मिलेगा कि जी इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज इमेंस पोटेंशियल अवेलेबल है। कि आप कहेंगे यार यानी अगर पाकिस्तान के पास अप्रोप्रिएट लीडरशिप अवेलेबल और अप्रोप्रिएट इकोनॉमिक पैराडाइम अवेलेबल, आई वोंट बी सरप्राइज कि जी 20 साल के अंदर $1 और $1 बराबर हो जाए, क्योंकि रॉ मटेरियल और इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल चीजें इनसे इमेंस नंबर्स में अवेलेबल है। हाउएवर पोटेंशियल को हार्नेस करने वाली जो एक्सरसाइज है वो हम लास्ट 50 ईयर्स में वो कल्चर नहीं बना हुआ है कि हम पोटेंशियल को हार्नेस कर पाए। कमिंग टू फिशरीज, प्राइमरीली मैंने जिस वजह से फिशरीज सेलेक्ट किया था आज के डिस्कशन, इजाजत है सवाल पूछने की या आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। आई एम ओके विद क्वेश्चंस इन बिटवीन यार, और आई एम ओके अगर आप आखिर में भी कर रहे हैं, जो भी आपको सूट करता है आई एम ओके विद। असल में अब आप थोड़ा स्पेसिफिक्स में जा रहे हैं तो अगर इजाजत दें तो मैं थोड़ा सा प्लीज 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 क्योंकि असल में जो भी आपने अभी तक फरमाया है उसके मुताबिक जो है पोटेंशियल बहुत है, फिर पोटेंशियल को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए सो हाउ डू वी सी इट इज कि जो फाइनेंशियल इंडस्ट्री है उसने फाइनेंस करना है, सपोर्ट करना है, इनोवेशन आनी है, तो हर चीज़ का दारोमदार रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, एवरीथिंग इज बेस्ड अपॉन मनी। तो वो फाइनेंसिंग कहाँ से होगी? तो दुनिया में क्या हो रहा है, मैं आई एम सिटिंग इन टोरंटो नॉर्थ अमेरिका में काम करता हूँ, यहाँ का जो फाइनेंशियल सेक्टर है it is already obsolete and they are working to altogether transform it। और ये जो फाइनेंशियल सेक्टर है इससे पाकिस्तान मेरा ख्याल है अगर थोड़ा नहीं तो 50-60 साल तो पीछे होगा ही ऑलरेडी। तो उसमें मेन प्रॉब्लम जो है वो अब स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज या बाकी इंडस्ट्रीज में एब्सोल्युटली पोटेंशियल है, बट उसको उसका जो ड्राइवर है फाइनेंशियल इंडस्ट्री जिसने उसको चलाना है वो नहीं है। एक तो उस चीज को मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि वो क्यों नहीं है और उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। नंबर 2, इंडिया के साथ कंपैरिजन आपने किया तो इंडिया के साथ यकीनन हम हर चीज में कंपैरिजन करते हैं, देयर आर ग्रेट नेबर्स। तो इंडिया से हम एक चीज में बेहतर कम से कम जरूर हैं, वो हमारा हैप्पीनेस इंडेक्स है। मतलब वो जब आप देखें तो पाकिस्तान इंडिया से इज फार अहेड फ्रॉम हैप्पीनेस इंडेक्स। तो इसको भी मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा रिलेट करें कि बाकी सारी चीजों में हम नीचे हैं लेकिन हैप्पीनेस इंडेक्स में ऊपर हैं, तो क्यों हैं
और हाउ डू वी कैपिटलाइज ऑन दिस इंडेक्स कि हम बाकी चीजों को मतलब हैप्पीनेस एक बहुत बड़ी कैपेबिलिटी है किसी कौम की। मतलब मैं नॉर्थ अमेरिकन को डिप्रेस देखता हूँ, आई मीन नॉर्थ अमेरिका, मतलब लेकिन पाकिस्तानियों से जब मैं बात करता हूँ तो दे आर जुबिलेंट, दे आर एनर्जेटिक, दे आर हैप्पी। तो हाउ डू वी use this emotional energy to transform our economic progress? Thank you. Sir, can I say something here? Yes, sir. मेरा ख्याल है कि let him finish the presentation first and then we'll discuss all these. सर मैंने सवाल जमा करा दिए, जब मर्जी है जवाब दीजिए। मेरा ख्याल है लेट्स कंटिन्यू विद द फ्लो। अगर Sir, एक दफा वो खत्म कर लें उसके बाद वी कैन आस्क एनी क्वेश्चन, सर अदरवाइज वो कोई एक मसला ही नेवर नहीं है एंडिंग सर। डिस्कशन हो जाएगा। सो सर कोई मसला ही नहीं, मैंने सवाल जमा करा दिए हैं, जवाब देना kind of your मुश्किल custom. है, ना भी दें तो आई एम हैप्पी सर। सो काइंड ऑफ यू, सो काइंड। थैंक यू। मुस्लिम साहब प्लीज। प्लीज मैं आपको एक ब्रॉड ओवरव्यू दूं हमारे फिशरीज सेक्टर का पाकिस्तान में है क्या, और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं फिशरीज की। जब आगे इन जनरल किसी भी कंट्री की जो एसएमई सेक्टर की फिशिंग होती है वो नॉर्मली 200 नॉटिकल माइल्स में होती है। अच्छा, एज ऑफ नाउ जो हमारी फिशरीज सेक्टर की डोमेस्टिक इकोनॉमी और एक्सपोर्ट इकोनॉमी की वर्थ है वो अराउंड $1 बिलियन है, जिसमें से 360 मिलियन डॉलर की हम एक्सपोर्ट करते हैं और अराउंड रिमेनिंग $650 मिलियन की फिश हम डोमेस्टिक कंजम्पशन में यूज़ कर लेते हैं। 800,000 टू 1 मिलियन पीपल इस सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूरे तमाम सेक्टर्स में मिला के। 13,000 बोट्स हमारे पास हैं, जिसमें माइक्रो स्मॉल मीडियम हर तरह की बोट आ जाएगी। किस तरह की बोट्स से हम आगे डिस्कस करते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है बोट्स के अंदर। और 5 डीप सी ट्रॉलर्स हमारे पास हैं जो भी हमारे नहीं है, जो लाइसेंस ट्रॉलर्स हैं। और 37 टू 45 के बीच में हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज के फिश प्रोसेसिंग यूनिट्स लगे हुए। ये तो मेरे अच्छा, अब ये चार्ट मैंने खाली इसलिए मेंशन किया था कि हमें एक ब्रॉड क्लैरिटी हो जाए कि हम दुनिया में टॉप एक्सपोर्टर्स कौन है। EU लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है फिश का, $36 बिलियन की फिश एक्सपोर्ट करता है। चाइना सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, $22 बिलियन। मैं आपके इंटरेस्ट चाहूँगा एक वियतनाम में, नेक्स्ट अराउंड $10 बिलियन की एक्सपोर्ट करता है वियतनाम। अराउंड $6 बिलियन की एक्सपोर्ट करता है चाइना। अराउंड $5.7 बिलियन की एक्सपोर्ट करता है थाईलैंड। अराउंड $5.4 बिलियन की एक्सपोर्ट करता है एक्वाडोर। ये मैंने 4-5 जिन कंट्रीज के नाम लिए अगली स्लाइड में मैं लेके चलता हूँ। ये वो स्लाइड है जिसमें तमाम कंट्रीज की कोस्ट लाइन्स लिखी हुई है। मैंने आपसे डिस्कस किया था कि मैं आपके इंटरेस्ट चाहूँगा वियतनाम की तरफ। देखिए पाकिस्तान की कोस्ट लाइन है 1000 किलोमीटर कह लें। वियतनाम की कोस्ट लाइन है 3000 किलोमीटर। वियतनाम की एक्सपोर्ट्स हमारी एक्सपोर्ट्स है $300 मिलियन, $350 मिलियन। वियतनाम की एक्सपोर्ट्स है $5.4 बिलियन। एक्वाडोर की कोस्ट लाइन है 2000 किलोमीटर। एक्वाडोर की एक्सपोर्ट भी अराउंड $5 बिलियन है। थाईलैंड की कोस्ट लाइन है 3000 किलोमीटर। थाईलैंड की भी एक्सपोर्ट्स हैं अराउंड $5 बिलियन प्लस। अब ये 3 कंट्रीज जिनके मैंने आपसे नाम लिए, इंडिया की भी हम एग्जांपल ले लेते हैं। इंडिया की कोस्ट लाइन है 7000 किलोमीटर, एक्सपोर्ट्स थी अराउंड पिछली स्लाइड में $6 बिलियन। चाइना की कोस्ट लाइन थी 14,000 किलोमीटर, एक्सपोर्ट्स थी $22 बिलियन। मैंने ये कोस्ट लाइन की कंपैरिजन इसलिए स्टैब्लिश की थी कि लास्ट 30 इयर्स में जब फिशरीज को एनालाइज किया गया तो ये रियलिटी बड़ी क्लियर हो गई है कि जी जो हमारा मरीन फिश का जो स्टॉक है वो मोर और लेस कांस्टेंट है। और थाईलैंड, एक्वाडोर, ये वो कंट्रीज हैं जिन्होंने, और वियतनाम, जिन्होंने पिछले अराउंड लास्ट 20 इयर्स के अंदर एक्वाकल्चर के अंदर बहुत ज्यादा काम किया। पाकिस्तान की भी जो एटमॉस्फेयर है वो वन ऑफ द मोस्ट सूटेबल एक्वाकल्चर के लिए है। पाकिस्तान, इंडिया, इन थाईलैंड। और FAO ने 1987 में एक एक्सपेरिमेंट किया था पाकिस्तान के अंदर, थाईलैंड के अंदर, इंडिया के अंदर, बांग्लादेश और ईरान के अंदर। 5 कंट्रीज में एक साथ एक्सपेरिमेंट किया, वेयर बाय उन्होंने पहली दफा इन 5 कंट्रीज में श्रिम्प फार्मिंग इनिशिएट की। आज थाईलैंड आउट ऑफ ऑलमोस्ट $6 बिलियन के एक्सपोर्ट में से $4 बिलियन के श्रिम्प एक्सपोर्ट करता है। वो कोस्ट लाइन तो उनकी भी बहुत बड़ी नहीं है, कोस्ट लाइन की एक्सपोर्ट का इम्पैक्ट $1-1.5 बिलियन का है, लेकिन एक साइजेबल श्रिम्प एक्सपोर्टिंग कंट्री बन गया है। इंडिया भी एक साइजेबल श्रिम्प एक्सपोर्टिंग कंट्री, एक्वाडोर साइजेबल श्रिम्प एक्सपोर्टिंग कंट्री है, वियतनाम साइजेबल एक्सपोर्ट
पे क्या कहते हैं एक्वाकल्चर का था। पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट एफएओ ने जब एक्सपेरिमेंट किया पाकिस्तान के साथ मिलके 1994 के अंदर वो फार्म बंद हो गया। वी एक्चुअली वेंट बैक और हमने गवर्नमेंट से भी पूछने की कोशिश की, एफएओ से भी पूछने की कोशिश की जी फार्म बंद क्यों हुआ। पता चला कि जी उस फार्म के अंदर जो पानी डालने का पंप लगाया था, क्योंकि बड़ा फार्म बना था, 500 एकड़ का एक्सपेरिमेंट था, वो पानी डालने का पंप जो है वो उसके बाद कोलैप्स कर गया और इसके बाद से गवर्नमेंट की फंडिंग अवेलेबल ही नहीं। तो बहुत सारे एरियाज ऐसे होंगे जहां हम रियलाइज करेंगे कि जी एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटी मैसिव अवेलेबल थी, हमारे पास एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा अवेलेबल था, कोस्ट लाइन अवेलेबल थी, लेकिन समहाउ क्योंकि सेक्टोरल फोकस नहीं था और हमारे गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर्स क्योंकि वेरी रहे, इसलिए हम उन चीज़ों के एक्सपोर्ट हम उन सेक्टर्स में डेवलपमेंट नहीं कर पाते। ये जो चार्ट है बड़ा क्लियरली मेंशन कर रहा है। देखिए लास्ट 20 ईयर्स के अंदर जो हमारा ब्लू वाला कर्व है, ब्लू वाला कर्व मोरलेस कांस्टेंट है, लेकिन हमारा ग्रीन वाला कर्व कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है। एक्वाकल्चर कंसिस्टेंटली बढ़ा। अगर आप टॉप 10 एक्वाकल्चर एक्सपोर्टिंग कंट्रीज देखेंगे तो आपको वियतनाम मिलेगा, आपको चाइना मिलेगा, आपको थाईलैंड मिलेगा, आपको इक्वाडोर मिलेगा, आपको इंडिया मिलेगा। ये वो सारी कंट्रीज जिन्होंने रियलाइज किया कि ओके जी हमारे पास कोस्ट लाइन भी अवेलेबल है, हमारे पास एक रीजनेबल इन्वायरमेंट भी अवेलेबल है, हमारे पास एक मैसिव एग्रीकल्चर बेस अवेलेबल है क्योंकि आपको एक्वाकल्चर के लिए इनपुट जो प्रोड्यूस है वो मिल जाएगी, और हमारे पास एक साइजेबल एचआर अवेलेबल है। इन्होंने इन तमाम कंट्रीज के इन प्रोसेस को वैल्यूएट किया, एक्सपर्ट्स दिए, और इनके जो लार्जर कॉर्पोरेट्स थे उन्होंने एक्वाकल्चर का बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया। ये जितनी एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हमने जो पहले भी देखी थी वहां भी जो एक्सपोर्टिंग एलिमेंट्स थे वहां वो मोस्टली लार्जर कॉर्पोरेट्स थे, और लार्जर कॉर्पोरेट्स वर सपोर्टेड बाय कम्युनिटीज ऑफ फिशरमैन एंड कम्युनिटीज ऑफ बोट ओनर्स। अब एक्चुअल हम पाकिस्तान के फिशिंग सेक्टर की बात करने के, ये तस्वीर जो है एक्चुअल बोट की है जो इस वक्त पाकिस्तान में यूज होती है। ये वो बोट है जिसकी फाइनेंशियल वैल्यू उस वक्त होगी अराउंड $100,000, लेकिन इसके अंदर कोई भी टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है। इस बोट के अंदर जो इंजन लगा है वो मरीन इंजन नहीं है, वो एक बस का इंजन लगा हुआ है। इस बोट के अंदर मैनुअल विंचेस लगी हुई हैं, और जब ये बोट फिशिंग के लिए जाती है तो तकरीबन 25 से 30 आदमी इस बोट के अंदर जाते हैं जो 15 से 20 दिन को वॉयज के लिए जाते हैं। और वो सिर्फ 25 से 30 आदमी जाते इसलिए कि जब हम फिश का नेट समंदर में डालेंगे तो उस नेट को ड्रैग करने के लिए हमें इतना ह्यूमन पावर चाहिए। अच्छा, इस बोट के अंदर जो मैंने आपसे कहा कोई टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं, हमारे पास कोई सोनार लगा हुआ बोट में नहीं है, कोई फिश फाइंडर लगा हुआ नहीं है। लोग जाते हैं चांद को देख के, समंदर का कलर देख के, और जो इनके जो एक्सपर्ट ओपिनियंस होते हैं कि जो हमारे बुजुर्गों ने कहा था कि यहाँ फिश मिलती है और इस इलाके में फिश नहीं मिलती, उससे कम और उस कॉन्टेक्स्ट पे अवेलेबल होता है। ये जब बोट के अंदर जाते हैं तो 30 दिन का आइस डे 1 पे लेके जाते हैं। अब जब डे 1 पे आप आइस लेके जाएंगे तो बाय द टाइम आप फिश तक पहुंचेंगे तो आइस आधा मेल्ट हो गया होता है। वो छोटे मोटे फ्रीजर उन्होंने बनाए होते हैं, लेकिन आइस की यूटिलिटी कोई नहीं होती। जबकि जो मॉडर्न बोट है, ये एक मॉडर्न बोट की पिक, ये भी बहुत मॉडर्न बोट नहीं, लेकिन अगर पाकिस्तानी इन्वायरमेंट में देखा जाए तो एक मॉडर्न बोट है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कूलिंग सिस्टम लगा हुआ है। ये बोट अपना आइस खुद प्रोड्यूस करती है, सी से समंदर से पानी लेगी, अपना आइस खुद प्रोड्यूस करेगी, और इस बोट का मैक्सिमम एचआर लेवल होगा 8-10 लोग। ये जब समंदर में जाएगी तो मैक्सिमम 6 दिन वापस आ जाएगी। हमारी बोट जो जाती है ये 15 दिन, 17 दिन, 18 दिन बाद आती है। तो आप उस पर्सपेक्टिव में सोचना शुरू करें कि आपने डे 3 पे जो फिश कैच की है वो हार्बर में पहुंचेगी डे 17 पे, डे 18 पे, तो उसकी फ्रेशनेस तो वैसे ही खत्म हो गई। द मोमेंट आपने जमीन समंदर से फिश निकाली, अगर इसकी वैल्यू थी $7 a kg, बाय द टाइम ये हार्बर पे आएगी तो इसकी वैल्यू रह गई $2 a kg। तो हम अपनी 70% वैल्यू तो हार्बर तक पहुंचते ही लूज कर चुके हैं, क्योंकि एक तो फ्रेशनेस उसकी खत्म हो गई है। फिर नेक्स्ट स्लाइड, ये वो तरीका है जिस तरह हम फिश लेके आए। ये जो आप बास्केट्स देख रहे हैं, इन बास्केट्स के अंदर हम फिश लेके आते हैं और इसी तरह से हम डंप करते हैं। अब ये बास्केट किसी भी फिश के होल्ड में रखी हुई होती है और बास्केट्स की लाइन लगी हुई है, एक के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी, तीसरी के ऊपर चौथी। अब जो फिश नीचे की 5 बास्केट्स के अंदर है, बाय द टाइम वो हार्बर पे पहुंचती है तो उसका तो कीमा बन गया होता है, वो तो एकदम मिंच मीट होती है और उसकी फ्रेशनेस तो ऑलमोस्ट जीरो होती है।
तो आप ये समझे कि अगर हम एक बोट 10 दिन 15-18 दिन के लिए जाती है और वो 10 टन 12 टन 15 टन प्रोडक्ट लेके आती है, तो बाय द टाइम वो प्रोडक्ट लेके आती है उसका 10 to 15% एक्सपोर्टेबल सरप्लस है, लेकिन रिमेनिंग 85% जो है वो ऑटोमेटिकली सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक इकोनॉमी के काम का है, क्योंकि उसके अंदर, और पाकिस्तान बीइंग अ वेरी पुअर कंट्री, अभी हमें चीप रिसोर्सेज हमेशा चाहिए डोमेस्टिक इकोनॉमी को फीड करने के लिए, तो डोमेस्टिक इकोनॉमी में यूज हो जाता है। और एक्सपोर्टेबल सरप्लस इसलिए नहीं है कि जो नीचे की जो फिश है उसके अंदर एक तो उसकी कंडीशन बहुत खराब है, और जो इंपोर्टिंग कंट्रीज उनकी रिक्वायरमेंट्स बहुत मैसिव है, यानी स्क्रैच लगा हुआ ना हो, फिश की स्मेल ऐसी हो, फिश की फ्रेशनेस ऐसी हो। ये ये पिछली जो बराबर में आपको पीछे बोट नजर आ रही है, ये सारी फिश उस बोट की है। इस तरह से हार्बर में भी फिश के हॉल में भी इसी तरह रखी हुई होती है, और जब ऑक्शन हॉल में जाती तो भी इसी तरीके से जाती है। अब और लास्ट 20 इयर्स के अंदर हर तीसरे चौथे साल पाकिस्तान पे EU का फिश बैन लग जाता है कि ओके जी आपकी फिश इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की नहीं है, हम आपसे फिश नहीं खरीद सकते। ये एक इंटरनेशनल मॉडल है कि अगर हमने कोई भी इम्प्रूवमेंट करनी है तो ये इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है कि जी ये हर आपके फिश होल्ड में भी फिश इस तरह रखी जाएगी, फिश आएगी भी इस तरह, और फिश ऑक्शन भी ऐसे होगी। 2003 से लेके 2010 तक गवर्नमेंट ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए इस पे, कुछ सक्सेसफुल रहे, कुछ एडेप्टेशन की वजह से नहीं सक्सेसफुल होता। ये वो श्रिम्प है जो मैं और आप सब घरों में खाते हैं और पाकिस्तान से एक्सपोर्ट भी होता है। फिश ये बोट लेके आती है, बोट लेने के बाद ऑक्शन होते हैं, और ऑक्शन लेने के बाद ये डिफरेंट घरों के अंदर जाता है, जिसके अंदर से इसकी पीलिंग होती है। इसका हेड अलग होता है, टेल अलग होता है, और ये टेल होने के हेड और टेल अलग होने के बाद श्रिम्प का मीट निकलता है और एक्सपोर्ट के अंदर वापस फैक्ट्रीज में जाता है। ये देखिए, ये हमारी टिपिकल वर्किंग एनवायरनमेंट है। ये वो एनवायरनमेंट है जिससे हम compete कर रहे हैं। ये आप थाईलैंड देख लें, वियतनाम देख लें, दुनिया का कोई भी कंट्री ले लें, वहाँ की टिपिकल वर्क एनवायरनमेंट ये है। ये हमारा एक टिपिकल ऑक्शन हॉल है जिसके अंदर ऑक्शन का मैकेनिज्म अवेलेबल है। प्रोडक्ट आती है, प्रोडक्ट पड़ी रहती है, और लोग इस तरीके से ऑक्शन करने की कोशिश करते हैं। ये पिक्चर्स सारी आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि एक पर्सपेक्टिव डेवलप होता रहे कि जी हम किस एनवायरनमेंट में ऑपरेट करते हैं। ये ऑक्शन हॉल है जापान का। ये खास मैंने पिक्चर इसलिए ली थी कि लिए क्लैरिटी हो जाए कि जिनसे हम compete करते हैं, जो हमारी टारगेट मार्केट्स हैं, तो हम उनसे किस कॉन्टेक्स्ट में compete करने की कोशिश कर रहे हैं, या हमारा टारगेट होना क्या चाहिए। ये जापान है। अच्छा, ये तस्वीरें मैंने आपसे इसलिए शेयर की थी कि एक पर्सपेक्टिव डेवलप हो जाए। अब इन जनरल फिशरीज के अंदर अगर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है तो अपॉर्चुनिटी अवेलेबल क्या है हमारे पास। मैं आपसे ये शेयर कर चुका कि हमारा करंट टारगेट क्या है, हमारा करंट साइज क्या है, और हम दो मेजर अपॉर्चुनिटीज हमारे पास अवेलेबल है फिशरीज के अंदर। इफ चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के लोग हैं, गवर्नमेंट तो अब चूंकि बिजनेस में नहीं, प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, दो अपॉर्चुनिटी अगर कोई गेम चेंजर हमारे पास है तो है। एक तो हमें अपना बोटिंग स्ट्रक्चर चेंज करना है। वी नीड टू मूव फ्रॉम मैनुअल बोट्स टू सेमी ऑटोमेटेड बोट्स, वेयर बाय हमें ऐसी बोट्स चाहिए जो मैक्सिमम 5 to 7 डेज के अंदर अपना फिशिंग ट्रिप करके वापस आ सके। दिस मीन्स उनमें मरीन इंजन हो, फाइबर ग्लास की बोट्स हो, इलेक्ट्रॉनिक विंचेस लगी हो उनके अंदर, फिश फाइंडर्स और सोनार्स लगे हुए हों, और साथ साथ ऑन बोर्ड चिलिंग एंड ऑन बोर्ड आइस मेकिंग प्लांट्स लगे हों। जब ये कोई स्पेस साइंस नहीं, दुनिया भर की सारी बोट्स ऐसी होती हैं। हर वो बोट जो आप किसी भी कंट्री में जाके पूछेंगे जो एक्चुअल फिशिंग बोट है, उसके अंदर ये तमाम चीज़ें अवेलेबल होती हैं। $2 लाख से लेके $5 लाख तक की बोट की प्राइसिंग होती है। अच्छा, अब ये बोट्स फॉर एन एग्जांपल कोई इन्वेस्टर ले भी आता है, कोई पाकिस्तानी ले भी आता है, कहता है जी अच्छा इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी, आई विल गो आउट, और हमें पाकिस्तान बोट ले आता है। तो वो चलाने के लिए दिस इज वेयर गवर्नमेंट कम्स इनटू प्ले। जी आपको अप्रोप्रिएट HR की ट्रेनिंग करनी है। बैंक या इन्वेस्टर कुड बिकम अ फाइनेंशियर, लेकिन बाय ऑल मींस ऑपरेटर आपको लोकली चाहिए, तो उसकी HR ट्रेनिंग चाहिए होगी। दिस इज वेयर गवर्नमेंट एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस कम्स इनटू प्ले। सेकंड मैसिव अपॉर्चुनिटी जो हमारे पास कंट्री अवेलेबल है वो है एक्वाकल्चर। ठट्ठा की बेल्ट से लेके आपके पास कवादर की बेल्ट तक, ये पूरी कोस्ट लाइन आइडियल अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है फॉर एक्वाकल्चर।
और ह्यूमन रिसोर्स इंटेंसिव है। आपके पास सारी रिक्वायर्ड इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से लैंड एलोकेशन पॉलिसी नहीं है कि जी फॉर एन एग्जांपल मैंने एक्वाकल्चर का एक फार्म लगाना है 10,000 एकड़ का, 5,000 एकड़ का, तो जी आई नीड एन एलोकेशन पॉलिसी वेयर बाय आई नीड टू नो कि ओके जी ये ज़मीन मेरे पास अगले 10, 15, 20 साल तक अवेलेबल रहेगी और मैं उसके ऊपर अपना एक्वाकल्चर डेवलप करूँ। पाकिस्तान में लैंड इज़ ऑलवेज अ सेंसिटिव फैक्टर। जिस तरीके से लैंड का ट्रीटमेंट हुआ इन लास्ट 70 ईयर्स, तो एवरी गवर्नमेंट नाउ रियलाइजेस कि जी दिस नीड्स टू बी डन, लेकिन कोई भी दैट बोल्ड स्टेप लेने पर रेडी नहीं क्योंकि जी हम लैंड एलोकेशन पॉलिसी पाकिस्तान में बनाने में इंटरेस्ट नहीं है। और इस वजह से ये दो कंपोनेंट्स हमारे रुके हुए। बोर्ड्स के ऊपर थोड़ी बहुत प्रोग्रेस डेफिनेट हो रही है। देयर आर पीपल जो थोड़ी मॉडर्न बोर्ड्स लाने में इंटरेस्टेड हैं और देव अप्रोच बैंक्स के लिए कोई फॉर्मल मोड ऑफ फाइनेंसिंग मिल जाए। फॉर्मल मोड ऑफ फाइनेंसिंग पाकिस्तान में बैंकिंग सेक्टर का सिर्फ और सिर्फ उसी वक्त होगा जब इंटरेस्ट रेट्स रिलेटिवली कम होंगे और स्टेबल इकोनॉमिक इन्वायरमेंट होगी। स्टेबल इकोनॉमिक इन्वायरमेंट से मतलब हमारा बजट डेफिसिट हमारे कंट्रोल में होगा तो गवर्नमेंट विल नॉट बी द बोरोवर। जब गवर्नमेंट बोरोवर नहीं होगी तो डोमेस्टिक सेक्टर में लिक्विडिटी अवेलेबल होगी। जब लिक्विडिटी अवेलेबल होगी तो बैंक्स जो है फिर ऑप्शंस ढूंढेंगे। अभी तो गवर्नमेंट सबसे बड़ा बोरोवर एंड गवर्नमेंट इज द ओनली बोरोवर। तो जी एज ऑफ नाउ हर बंदा इंटरेस्टेड है जी हमें 11% पर बैंक गवर्नमेंट बोरोवर है तो हमें दूसरे किसी सेगमेंट में ऑपरेट ही नहीं करना। अब मैं इन दोनों चीज आगे वर्किंग बता दूँ कि जी बोट्स और एक्वाकल्चर में होगा क्या। ये जो शीट स्लाइड आप देख रहे हैं ये इन जनरल पूरे फिशरी सेक्टर की वैल्यू चेन, जिन बोट्स में हम बात कर रहे हैं, अब जो हमें बोट्स चाहिए उन मैंने आपसे जैसे शेयर किया, हमें फाइबर ग्लास बोट्स चाहिए जिसमें पावर बेंच लगी होगी, जीपीएस होगा, इको फिश फाइंडर्स लगे होंगे और रेडियो एक कम्युनिकेशन सिस्टम होगा। उसके फिश होल्ड के अंदर इंसुलेशन हुई हुई होगी, पॉलीयूरीथीन की ऑन बोर्ड आइसिंग और चिलिंग सिस्टम्स होंगी और सारी की सारी फिश मूवमेंट जो है वो क्रेट्स के अंदर होगी। जो हमने देखा था पिक्चर्स के अंदर कि पाकिस्तान के अंदर एज ऑफ नाउ अभी भी ऑपरेशंस जो है वो प्लास्टिक जूट के बैग्स के अंदर हो रहे हैं या जूट की बोरियों तो नहीं, जूट की बकेट्स के अंदर हो रहे हैं। और अगर आपने एक अप्रोप्रिएट मॉडल की तरफ मूव करना है तो आपने अप्रोप्रिएट बोट्स लानी है, अप्रोप्रिएट क्रेट्स लाने हैं और जो पूरा हार्बर का ऑप्शन सिस्टम है उसको मॉडर्नाइज करना है। और उसके मॉडर्नाइजेशन के अंदर तो मेरा ख्याल है जो स्टार्टिंग पॉइंट ही आपका है वो अप्रोप्रिएट फिश हैंडलिंग और स्टोरेज इक्विपमेंट्स है, जिसकी सबसे मेजर इंग्रेडिएंट जो है वो क्रेट्स है। गवर्नमेंट ने कुछ क्रेट्स मंगाने की कोशिश की है, 100,000 के करीब क्रेट्स आए थे, लेकिन हमारी डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट जो है शायद वो मिलियंस के अंदर है। चूंकि इन जनरल फाइनेंसिंग अवेलेबल नहीं और हर बोर्ड को क्रेट्स जो चाहिए वो एनीथिंग बिटवीन 500 to 1000 क्रेट्स चाहिए, तो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फाइनेंसिंग, लैक ऑफ फॉर्मल फाइनेंसिंग, देखिए जब जहाँ फाइनेंसिंग नहीं होती है, फॉर्मल फाइनेंसिंग नहीं होती है, वो ऑटोमेटिकली इनफॉर्मल फाइनेंसियर्स आ जाते हैं। लेकिन इनफॉर्मल फाइनेंसियर्स का जो फाइनेंसिंग रेट है वो एग्रीकल्चर में भी 36 to 48% और फिशरीज में भी यही है। जहाँ भी फाइनेंसिंग 36 to 48% पे अवेलेबल होगी कोई भी फाइनेंसिंग मॉडल ऑपरेट नहीं करेगा, कोई भी ऑपरेटिंग मॉडल ऑपरेट नहीं करेगा। जब तक एक फॉर्मल फाइनेंसिंग सेगमेंट अवेलेबल नहीं होगी, जब तक एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन फिशरी सेक्टर में नहीं हो पाएगा। अब क्योंकि प्रॉपर फाइनेंसिंग हमारे पास अवेलेबल नहीं है और वो तमाम लोग जिन्होंने पुरानी बोट्स में इन्वेस्टमेंट की उन्हें अपना बिजनेस प्रॉफिटेबल भी रखना है, तो अब हम करते क्या है? तमाम लोगों ने अपना बिजनेस प्रॉफिटेबल करने के लिए किया ये कि अपने नेट के मैश साइजेस जो हैं वो ऑलमोस्ट जीरो कर दिए। यानी से ऑलमोस्ट जीरो, शायद उसमें से पानी निकलने की जगह भी बहुत कतरों कतरों के अंदर होती है। अब इसमें होता क्या है, आप फिश कैश लेके आए 30 टन 40 टन, आउट ऑफ द 30 टन आप 15 टन तो एक्चुअल फिश लेके आए जो सेलेबल फॉर्म में, बाकी आप रिमेनिंग 15 टन बहुत छोटी फिश लेके आए जिसका साइज है 1 इंच 2 इंच 3 इंच 4 इंच, जो एक्चुअल फिश का आपका सीड है। अगर ये समंदर में रहेगा तो आपके लिए फ्यूचर के अंदर फिश का स्टॉक अवेलेबल होगा। क्योंकि हर बंदे को अपना बिजनेस प्रॉफिटेबल करना है, गवर्नमेंट की इन जनरल, गवर्नमेंट की जितनी भी फिश की और कम्युनिटी फिशिंग हमारी बहुत सस्टेनेबल नहीं है यहाँ पे, तो इन जनरल हम फिश शीट्स के ऊपर फिशिंग को कोई बैन लगा नहीं पाए। और इन पेपर तो बुक्स में बैन लिखा हुआ है कि जी इस मैश साइज का नेट इस्तेमाल नहीं हो सकता, लेकिन इन जनरल वो सारे नेट्स यूज हो रहे हैं जो
दुनिया में कहीं और अप्लाई नहीं हो सकते। फिर प्रोडक्ट जो हमारे इम्पोर्टर है, अभी यूरोपियन यूनियन कह लें या जापान कह लें या यूएस कह लें, उससे फ्रॉम फिश कैचिंग से मतलब जिस दिन हमने फिश सी में कैच की है उससे लेके जिस दिन तक फिश एक्सपोर्ट हो रही है, उससे एंड टू एंड ट्रेसेबिलिटी चाहिए। हम इसमें कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करते। ट्रेसेबिलिटी का कोई कंपोनेंट हमारे पास नहीं, और ट्रेसेबिलिटी पूरे सिस्टम में आएगी उस वक्त जब हम किसी फॉर्मल मोड ऑफ फाइनेंसिंग के अंदर जाएंगे और एक अप्रोप्रिएट बोटिंग सिस्टम को इस्टेब्लिश करेंगे, और वो सिर्फ उसी वक्त हो सकता है जब बैंक इन जनरल सेक्टर्स की फाइनेंसिंग करना शुरू करें। जब बैंकों से आप पूछें तो बैंकों का पॉइंट बड़ा क्लियर है, जी हमें पता ही नहीं बैंक फिशरीज की फाइनेंसिंग होती कैसे, और हमने जी आज से 30 साल पहले एक्सपेरिमेंट किया था, थोड़े से पैसे दिए थे, वो हमारे पैसे डूब गए, इसलिए अब हम फिश की अब इस सेक्टर की फाइनेंसिंग करना नहीं चाहते। अच्छा, इंडस्ट्री से मालूम करें कि जी आप लोग बोट्स क्यों नहीं बनाते, आप ही सारे एक्वाकल्चर में इंटरेस्ट क्यों नहीं लेते, तो उनका पॉइंट होता है जी डिमांड साइड एग्जिस्ट ही नहीं करती, या अगर हम एक्वाकल्चर के ऊपर एफर्ट करना कोशिश करें तो गवर्नमेंट हमें लैंड ही नहीं देती। देयर वर पीपल जिन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए फाइबर ग्लास बोर्ड बनाने के लिए, एक दो बोर्ड्स बनी भी, लेकिन चूंकि फॉर्मल फाइनेंसिंग अवेलेबल नहीं थी तो किसी ने इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश ही नहीं की। और ऑन अ ब्रॉड बेसिस कोई फॉर्मल ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन सिस्टम अवेलेबल नहीं। पाकिस्तान में फिश के अंदर, फिश के बिजनेस में वो लेबर कैटेगरी जाती है जिसको और कोई काम नहीं मिलता, या वो लोग जिनकी जनरेशन्स फिश के अंदर काम करती आई, और अगर आप उनकी नई जनरेशन्स को देखें तो वो भी कोशिश करते हैं कि हमें फिशरीज का काम ना करना पड़े क्योंकि प्रॉफिटेबल नहीं है। और आप यही कंपैरिजन थाईलैंड में ले जाएं, थाईलैंड के अंदर आपको रिचेस्ट लोग वो मिलेंगे, वो फार्मर मिलेगा जो श्रिम्प फार्मिंग करता है, और चूंकि बिजनेस प्रॉफिटेबल है हम समा उस प्रॉफिटेबल मॉडल को अडेप्ट नहीं कर पाए। बाकी छोटे छोटे इश्यूज हैं कि हम बहुत सारे काम जो गवर्नमेंट ने खुद करने थे वो हम नहीं कर पाए, हम प्रॉपर बिजली नहीं दे सकते, प्रॉपर पानी नहीं दे सकते, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर पाए। तो अब ये दोनों कंपोनेंट्स थे, वेयर बाय कुछ कंपोनेंट गवर्नमेंट ने करना था, कुछ कंपोनेंट लोगों ने करना था, लेकिन चूंकि फिशरीज नेवर बिकेम अ प्रायोरिटी इवन फॉर गवर्नमेंट एंड फॉर पीपल, तो वो सारे लोग, आप जिन लोगों ने फिशरीज को देखा होगा, अगर हम 21st सेंचुरी के अंदर हैं तो फिशरीज हमारा 18th सेंचुरी में है, हो सकता है 19th में आ गया हो, लेकिन 90 हम एटलीस्ट 200 ईयर्स पीछे हैं दुनिया से। ठीक है, इंटरवेंशंस रिक्वायर्ड क्या है कोई भी मॉडल सक्सेसफुल करने के लिए? स्टेज 1, आपको एग्जिस्टिंग बोट्स को चेंज करना है। एग्जिस्टिंग आपके पास, मैंने कहा 13,000 बोट्स हमारे पास हैं जिसमें, लेकिन उसमें से शायद 3,000 बोट्स ऐसी हैं जो 50 नॉटिकल माइल से आगे जा सकती है, बाकी सारी बोट्स तो वो हैं जो 2 दिन या 3 दिन का ट्रिप करके आ जाती है, और उनका साइज भी बहुत छोटा है, तो वो खाली डोमेस्टिक मार्केट को केटर करती है। अगर हमें कोई भी सेंसेबल एक्सपोर्ट मॉडल डेवलप करना है प्राइमरीली बेस्ड ऑन फिशरीज, तो वो हमारे बोटिंग से क्लस्टर को चेंज किए बगैर नहीं आ सकता। हमें एग्जिस्टिंग बोट्स को एफआरबी बोट्स में जाना होगा, हमें मॉडर्न बोट्स लानी होंगी, चाहे वो हम खुद बनाएं या हम इम्पोर्ट करें, वॉटेवर। लेकिन द मोमेंट हम ये करते हैं, हम बहुत आराम से, मैंने कहा बहुत कंजर्वेटिव एस्टिमेट है कि हम $500 मिलियन की एक्सपोर्ट ऐड कर सकते हैं बहुत आराम से। सेकंड इंटरवेंशन जो गवर्नमेंट ने करनी है, हमें टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे एक्वाकल्चर को डेवलप करने की जरूरत है। अच्छी बात ये हुई है कि पिछले 2 साल से एंग्रो कॉर्पोरेशन जो है वो एक्वाकल्चर को सीरियस बेसिस इवैल्यूएट कर रहा है, और अगर एट द मोमेंट अगर एंग्रो कॉर्पोरेशन या कोई भी लार्जर कॉर्पोरेट इस सेक्टर के अंदर आता है तो एक्वाकल्चर कुड बिकम अ मैसिव फॉरेन एक्सचेंज अर्नर। अगर आप लैंड यूटिलाइजेशन को कभी कंपेयर करने की कोशिश करें कि जी अगर मैं 1 एकड़ लैंड के ऊपर एग्रीकल्चर लगाऊं या उस पर फॉडर ग्रो करूं या उस पर फिश की एक्वाकल्चर करूं या श्रिम्प की एक्वाकल्चर करूं, तो श्रिम्प एक्वाकल्चर के रिटर्न्स जो आपकी एग्रीकल्चर की ग्रोथ है उससे एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स ज़्यादा है। यानी अगर आपको 1 एकड़ लैंड के ऊपर वीट आप ग्रो करें और आपका रेवेन्यू अगर 1 लाख रुपए है, और अगर 1 एकड़ लैंड के ऊपर आपका बनाना का रेवेन्यू 5 लाख रुपए है, तो 1 एकड़ लैंड के ऊपर आपका श्रिम्प फार्मिंग का रेवेन्यू एटलीस्ट 1.5 to 2 मिलियन रुपीज आएगा। अब एक्सपेरिमेंट इस पे लास्ट 2-3 सालों में शुरू हो गए, एंड देयर हैव सीन पीपल जहाँ जिन्होंने एक्वाकल्चर करके श्रिम्प एक्सपोर्ट किया। अब इसकी एक्चुअल रियलाइजेशन में जो खाली मुश्किल एलिमेंट है वो है सिर्फ अ लैंड एलोकेशन पॉलिसी फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान
and from government of Balochistan. The moment government of Sindh और government of Balochistan एक लैंड एलोकेशन पॉलिसी दे देंगे तो मेरा ख्याल है एक्वाकल्चर के अंदर बहुत रैपिडली प्रोग्रेस हो सकती है. दिस इज समथिंग जहां आपने शायद फाइनेंसिंग भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है. गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन इसमें होगा, एक पूल ऑफ एक्सपर्ट्स जो गवर्नमेंट FAO के साथ मिलके और यूनाइटेड नेशंस के जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ मिलके आपको एक 15-20 एक्सपर्ट्स का पूल चाहिए होगा जो बलूचिस्तान और सिंध के अंदर बेस्ड होगा और वो इस सेक्टर को डेवलप करने में हेल्प करेगा. दिस इज समथिंग जिस पे अच्छी खासा काम हो रहा है और हम देखेंगे 2-3 सालों के अंदर हमें लैंड पॉलिसी भी नज़र आएगी और एक्वाकल्चर के एक्सपोर्ट्स भी नज़र आएंगे, अच्छे नंबर्स में नज़र आएंगे. इफ वी डू दिस राइट, $2-3 बिलियन की एक्सपोर्ट करना इन नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स बहुत मुश्किल अपॉर्चुनिटी नहीं. दिस इज अ डूएबल जॉब. जब एक्वाकल्चर करेंगे तो आपको HRV डेवलप करनी पड़ेगी, HRV ट्रेन करनी पड़ेगी. और अगर हम खाली HR की भी थोड़ी बेहतर ट्रेनिंग कर लें, मैंने कहा एक्वाकल्चर की HR तो हमें ट्रेन करनी ही करनी, लेकिन जो एक्जिस्टिंग फिशरीज की HR जो बोट्स पे जाती है और आती है, खाली उनकी फिश हैंडलिंग में अच्छी ट्रेनिंग कर लें तो हमारे फिश जो एग्जिस्टिंग फिश के नंबर्स हैं वो 7 to 10% बेहतर हो सकते हैं. जी फिश उठानी है ऐसे, फिश रखनी है ऐसे, फिश को पटकना नहीं है, यानी फिश से इज्जत से पेश आना है. समरी इसकी आप ये समझ. इलीगल नेट्स की कंट्रोल हमें टॉप मोस्ट प्रायोरिटी हमारे पास होनी चाहिए. हम खाली नेट्स का अपनी इन्फोर्समेंट बेहतर कर लें, हम 400 मिलियन to $500 मिलियन की एक्सपोर्ट वैसे ही बढ़ा सकते हैं. लेकिन समहाउ हम बुक्स में तो हमारे पास तमाम रेगुलेशंस लिखी हुई, लेकिन हम इम्प्लीमेंटेशन में बहुत बुरे इन जनरल तमाम सेक्टर्स के अंदर. कुछ हमें काम करने की ज़रूरत है. पीलिंग शेड्स के अंदर हर थोड़े दिन के ऊपर गवर्नमेंट अनाउंस करती है हम पीलिंग शेड्स बनाएंगे. तो मैं बहुत सारी जगहों पे गवर्नमेंट इसलिए कह रहा हूँ कि प्राइवेट सेक्टर ये काम नहीं करेगा. ये काम कुछ बहुत सारे काम ऐसे हैं जहाँ जो गवर्नमेंट ने इन फॉर्म ऑफ लैंड एंड इन फॉर्म ऑफ शेड बना के देने. अब चूंकि गवर्नमेंट की तरफ से ये काम नहीं हुआ तो प्राइवेट सेक्टर ने भी बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं किया. लेकिन एट ऑल टाइम्स जब भी EU की कोई टीम आती है तो गवर्नमेंट कुछ दिनों के लिए काम कर देती है. जैसे EU की टीम चली जाती है हम वापस बैक टू ओल्ड नॉर्मल चले जाते हैं. आइस प्लांट्स की हमें मैसिव ज़रूरत है. हम एज ऑफ नाउ अभी भी यूज़ करते हैं ब्लॉक आइस. ब्लॉक आइस को डंडे मार मार के क्रश करते हैं, क्योंकि जब उसको ब्लॉक आइस को डंडे मार के क्रश करते हैं तो उसके अंदर शार्प पॉइंट्स बन जाती हैं. और जब उसी आइस को हम लेके जाते हैं अपनी फिश कैच को प्रिजर्व करने के लिए तो शार्प एजेस की वजह से फिश की स्किन डैमेज होती है. और स्किन डैमेज होती है तो एक फिश जिसकी प्राइस $6 kg, $7 kg है, स्किन डैमेज होने की वजह से हमें प्राइस मिलती है $3 kg, $4 kg. स्टैंडर्ड आसान तरीन सोल्यूशन है कि आप फ्लेक आइस को कंपेयर कर दें, आप क्या कहते हैं ब्लॉक आइस को चेंज कर दें फ्लेक आइस से. फ्लेक आइस मोर और लेस प्राइसिंग के अंदर शायद 15-20% का डिफरेंस जरूर आता है, लेकिन मोमेंट फ्लेक आइस अवेलेबल होती है उसके शार्प एजेस अवेलेबल नहीं होते तो आपकी फिश की वैल्यू बेहतर हो जाती है. कौन प्लांट लगाएगा, गवर्नमेंट लगाए या प्राइवेट सेक्टर लगाए, स्टिल नॉट नोन, लेकिन ज़रूरत इंडस्ट्री को ज़रूर है इसकी. ये ब्रॉड डिटेल्स थी जो हमें इन जनरल एज एन इंडस्ट्री फिश में एक्टिविटी करने की ज़रूरत है. अब फ्रॉम ए ब्रॉडर पर्सपेक्टिव सेक्टर में मैसिव पोटेंशियल अवेलेबल है. देयर आर पीपल जो चाइना से आए हैं, जो देयर इज अ चाइनीज टीम जो इस वक्त गवादर को भी और सिंध को भी एज ए फिश बेस यूज़ करने के लिए स्टडीज़ कर रही है. लेकिन अगर चाइनीज़ पार्टनर्स आते हैं या किसी दूसरी कंट्री से पार्टनर्स आते हैं, क्योंकि वो तो आएंगे तो हम शायद एक्सपोर्ट के नंबर्स तो डेवलप हो जाएंगे और हमारे पास थोड़ी बहुत HRV ट्रेन हो जाएगी, लेकिन जो मार्जिन जो हमें एज कंट्री हमें खुद रखने चाहिए थे वो चाइनीज़ दे जाएंगे वो. और ऑटोमेटिकली एक फॉर्म ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग अवेलेबल होगी कि चाइना यहाँ से प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा और किसी भी दूसरे पोर्ट के थ्रू अपनी कंट्री ले जाएगा. अब गवर्नमेंट में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने इन प्लान्स को देखा है. थोड़ी सी सीरियसनेस ज़रूर है फिशरीज के बारे में कि इस पर कुछ काम किया जाए. एज ऑफ नाउ गवर्नमेंट की पहली प्रायोरिटी इज एक्वाकल्चर एंड सेकंड प्रायोरिटी इज क्या कहते हैं बोट्स. और तो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है मे बी नेक्स्ट 5 years by 2025 you would see some exports from aquaculture and few boats. एक्वाकल्चर में तो आपको नजर आएगा कि 8-10 हज़ार एकड़ के फार्म्स लग गए हैं, लेकिन शायद बोटिंग में आपको बहुत मैसिव प्रोग्रेस नजर नहीं आए.
एक पूरा स्ट्रक्चर बिल्ड करने का या आपको एक पूरा गो थ्रू लेने का पर्पस देता है कि जी तमाम लोगों के लिए ये क्लैरिटी हो जाए कि फिशरीज एज ए सेक्टर क्या अपॉर्चुनिटीज हमें देता है, और बेस्ड ऑन दीज अपॉर्चुनिटीज इन जनरल गवर्नमेंट के एंड पे क्या एक्टिविटीज करने की है, और एज एन इंडिविजुअल हमारे पास एज प्राइवेट इंडिविजुअल्स क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं जो हम एज प्राइवेट इंडिविजुअल्स या एज प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी जहाँ जिन एरियाज के अंदर वेंचर आउट कर सके। विद दीज वर्ड्स आई वुड थैंक एवरीवन कि जी मैंने ब्रॉड प्रेजेंटेशन अपनी कंप्लीट कर ली। जो क्वेश्चंस हैं आई वुड नाउ टेक क्वेश्चंस, और जो आंसर्स होंगे मैं जो जहाँ जितनी मेरी रीच होगी आई वुड ट्राई टू आंसर दोस क्वेश्चंस अप टू माय रीच। सर मैंने सवाल जमा कराए थे, मैं इंतजार कर रहा हूँ। जी आई कम बैक टू योर क्वेश्चन। आपका पहला क्वेश्चन ये था सवाल मेरा फाइनेंशियल इंडस्ट्री के बारे में। जी मैं देखिए मेरी कोर एक्सपर्टीज चूंकि रही फाइनेंस की है, मैं क्योंकि वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर भी रहा हूँ और हूँ भी, और एक साइजेबल फाइनेंसिंग से मेरा ताल्लुक रहा है। देखिए एज ए फाइनेंसियर आप बैंक को देखें, ये बैंक इज अ रिस्क एवर्स बिजनेस मॉडल। बैंक पैसे उस दिन आपको देगा जब आपको पैसों की जरूरत नहीं है। इन जनरल चाहे फिशरीज हो या चाहे इन जनरल कोई भी एसएमई सेक्टर हो, बैंक के पर्सपेक्टिव में दिस इज अ रिस्की सेक्टर इन जनरल। अच्छा रिस्की सेक्टर क्यों है? बैंक के लिए रिस्की सेक्टर इसलिए है कि बैंक के पास इस वक्त सब दुनिया का सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट सेक्टर होता है गवर्नमेंट का। सबसे सेफ बोरोवर है गवर्नमेंट। पाकिस्तान के जो कि हमारे करंट अकाउंट के डेफिसिट्स भी हैं और हमारे फिस्कल अकाउंट के डेफिसिट्स भी, तो गवर्नमेंट सबसे बड़ा बोरोवर है पाकिस्तान के अंदर। तो जितनी भी एक्सेस लिक्विडिटी अवेलेबल होती है वो गवर्नमेंट ही बोरो कर लेती है। जब गवर्नमेंट आपसे 10%, 11%, 12% पे पिछले 2 साल पहले तक बोरो करती रही है, जब गवर्नमेंट आपके पास 12% पे बोरोवर अवेलेबल है और आपका कंज्यूमर का जो हम डिपॉजिटर का रेट 5% है, तो बैंक इज वेरी हैप्पी कि जी मैंने गवर्नमेंट को 11% पे लोन दी है, 5% पे मुझे डिपॉजिटर को पैसे देने, मेरा 6% का स्प्रेड तो वैसे ही बन रहा है, व्हाई शुड आई टेक रिस्क। तो बैंक का पहला पॉइंट ऑफ व्यू तो ये होता है। अच्छा इस पहले गवर्नमेंट की बोरोइंग के बाद दूसरा सबसे बड़ा बोरोवर पाकिस्तान में कॉर्पोरेट सेक्टर। कॉर्पोरेट सेक्टर में भी पिछले 3-4 सालों में पावर सेक्टर बहुत बड़ा बोरोवर था। तो बैंक की सेकंड का पॉइंट ऑफ व्यू ओके जी हब पावर या कोई भी बड़ा पावर सेक्टर बोरोवर है, तो मैं एक 5 अरब की लोन हब पावर को दे दूं या कराची इलेक्ट्रिक को दे दूं या एग्रो केमिकल्स को दे दूं या किसी भी कंपनी कॉर्पोरेट को दे दूं, तो मुझे 5 अरब की लोन 12% पे या 13% पे 14% पे देना फार मोर वायबल है एज कम्पेयर टू कि मैं 20% के ऊपर 50 लाख की 1000 लोन दूं। 50 लाख की लोन देने का भी वैल्यूएशन क्राइटेरिया सेम है स्टेट बैंक की तरफ से, और 5 अरब की लोन देने का भी वैल्यूएशन क्राइटेरिया सेम है। तो बैंक अपने आप को फार मोर कंफर्टेबल अंडरस्टैंड करता है एक लास्ट टिकट बोरोइंग के अंदर, लास्ट टिकट लेंडिंग के अंदर। तो बैंक के लिए फ्रॉम ए बिजनेस पर्सपेक्टिव लास्ट टिकट लेंडिंग बहुत सेफ है और बैंक अपने आप को कंफर्टेबल फील करता है। बैंक का कंफर्ट फैक्टर डिस्टर्ब ही उस वक्त होगा। आप अगर हमारी लेंडिंग हिस्ट्री देखेंगे तो बैंक ने एसएमई को लेंडिंग की उस वक्त है जब 3-4 साल इंटरेस्ट रेट्स रहे हैं 4%, 5% की रेंज के अंदर। जब 4%, 5% की रेंज के अंदर इंटरेस्ट रेट्स आते हैं, अब बैंक कहता है कि ओके जी मुझे डिपॉजिटर को भी 2%, 3% मार्कअप देना है, मेरी जो लेंडिंग रेट्स हैं वो 5% हो गए। अब दैट इज द टाइम जब बैंक कहते हैं ओके अब मुझे एसएमई सेक्टर को इवैल्यूएट करने की जरूरत, अब मुझे रिटेल लेंडिंग करनी है। पिछले 10 सालों के अंदर हमारे लेंडिंग रेट्स रिलेटिवली हाई रहे या तो गवर्नमेंट बोरोवर रही है, कॉर्पोरेट सेक्टर बोरोवर रहा है, तो बैंक्स ने कभी भी इन जनरल एसएमई सेक्टर और एसएमई सेक्टर के अंदर फिशरीज वाला कंपोनेंट तो बहुत लेट आएगा, उनको कभी लेंडिंग की कोशिश ही नहीं की है। जब कंसिस्टेंटली एक्सेस लिक्विडिटी अवेलेबल होगी बैंकिंग सेक्टर के अंदर, तो इन जनरल बैंक इवैल्यूएट करने की कोशिश करेगा, फिर एसएमई सेक्टर को भी और फिशरीज सेक्टर को भी। सेकेंड आप मॉडल देखें तो बैंक को कोई भी लेंडिंग करने के लिए एक साइजेबल लेवल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। तो ओके जी डॉक्यूमेंटेशन क्या है? इन जनरल हमारे एसएमई सेक्टर का बहुत बड़ा हैंडीकैप लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन है कि जी कोई गिवन अकाउंट्स अवेलेबल नहीं है, अप्रोप्रिएट सिस्टम्स अवेलेबल नहीं है, तो आप जो बायर है जो बोरोवर है वो बैंक की जो लेंडिंग रिक्वायरमेंट्स है वो सेटिस्फाई नहीं। तो बैंक की लेंडिंग रिक्वायरमेंट्स से मेरा मतलब है वो लेंडिंग रिक्वायरमेंट्स जो एटलीस्ट मिनिमम स्टेट बैंक ने सेट की है, या बैंक ने भी प्रूडेंट लेंडिंग करनी, तो प्रूडेंट लेंडिंग के जो लेंडिंग रिक्वायरमेंट्स हैं वो बहुत रेयर एसएमईज फुलफिल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं फिशरीज अगर लोन लेने जाऊँ और मैं कहूँ कि जी मुझे बोट के लिए लोन लेनी है, तो बैंक मुझे
कहेगा ओके जी मैं आपको लोन दूंगा, 70% इक्विटी आप डालें और 30% डेट वो बैंक देगा। अदर वे अराउंड आप दुनिया के किसी भी दूसरे कंट्री में चले जाए जहां बैंकिंग इन जनरल लैंडिंग स्टेब्लिश है, तो वो कहेगा ओके जी 20% इक्विटी आप डालें, 80% में आपको लोन दे दूंगा। पूरा वेस्ट का मॉडल इसी पे बेंड कर देगा जी, 20% डाउन आपने देनी, 80% जो है आपको बैंक लोन दे देगा। तो ये मॉडल जब तक प्राइवेट बैंकिंग में स्टैब्लिश नहीं होगा, जब तक इन जनरल स्मॉल बिजनेस को लेंडिंग फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होंगी या कंपैरेटिव लेंडिंग फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होंगी। आई होप मैंने आपके आंसर का कुछ कंपोनेंट एड्रेस किया होगा। जी सर, एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच। इट वाज अच्छा। पार्ट ऑफ इट फ्रॉम अच्छा। इंस्टीट्यूशन साइड तो ठीक है, बट फ्रॉम रेगुलेशन साइड, रेगुलेटरी साइड, फ्रॉम मिनिस्ट्रीज साइड, एंड जो आपकी गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडीज हैं, उनको कुछ यू कैन सजेस्ट, बिकॉज फ्रॉम देयर साइड दे नीड टू बिल्ड द कैपेसिटी अप ऑफ SMEs, and state bank need to regulate. देखिए मैं आपको लेट मी बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, मैंने 15 साल गवर्नमेंट की जॉब, अराउंड 22 साल गवर्नमेंट की जॉब की थी। गवर्नमेंट के अंदर प्राइवेट सेक्टर के टैलेंट को हायर करना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। आई यूज्ड टू लव माय जॉब्स। मीडिया की जॉब वेरी इंटरप्राइजिंग थी, आपको रोज एक नए बिजनेस मॉडल की वैल्यूएशन करने की एफर्ट मिलती थी, आपका एक्सेस होता था गवर्नमेंट के टॉप ऑफिशियल्स तक, आपका एक्सेस था प्राइवेट सेक्टर। लेकिन आप कोई भी अप्रोप्रिएट प्राइवेट सेक्टर का बंदा लेके आएंगे तो गवर्नमेंट के जो पेमेंट स्ट्रक्चर्स के लेवल्स हैं, जो सैलरी लेवल्स हैं, जो वो और प्राइवेट सेक्टर के सैलरी लेवल्स में जमीन आसमान का फर्क आ गया है। जमीन आसमान है। अब गवर्नमेंट भी अपने टॉप ब्यूरोक्रेट को शायद अगर 5 लाख रुपए देती तो प्राइवेट सेक्टर में उसकी मार्केट वैल्यू शायद 40 लाख रुपए हो गई, 30 लाख रुपए हो गई है। तो अब अप्रोप्रिएट टैलेंट गवर्नमेंट की किसी भी सिस्टम में हायर करना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। मैंने से इम्पॉसिबल, कोई इन जनरल अच्छा टैलेंट आता ही नहीं है। और हमारे पास जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो टैलेंट अवेलेबल है, आप सब जानते हैं किस लेवल का अवेलेबल है। क्रोनिज्म है सर, क्रोनिज्म, जिसकी सिफारिश है और एवरेज, बिलो एवरेज लोग सब बैठे हुए, उनके साथ काम नहीं हो सकता, उनको समझाया नहीं जा सकता। नहीं समझा, दैट्स अ प्रॉब्लम। थैंक यू। Mr. Muslim, my name is Shahid Ahmed. In continuation of what you presented, I think it was a nice presentation. You have a lot of experience इस मामले में, but आप बातें कर रहे थे boats की etc. ये जो existing boats हैं, long time back, way back in 2000, I think 2001, I had suggested to then President Pervez Musharraf. In fact, मैंने एक पेपर भी लिखा था इसके ऊपर, though it was not my field really, but I said, like, we have 200 nautical miles or about 300 nautical miles की एक टेरिटरी है हमारे पास। हमने कहा जी आप क्यों नहीं वहाँ पे सी फूड प्रोसेसिंग शिप्स या रखें, ताकि आप, और जो बोट्स की आप बात कर रहे हैं, हम कॉम्पोजिट्स बोट्स की बात कर रहे थे विद फिश फाइंडर्स। उस जमाने में फिश फाइंडर्स $200 का कितना चीप थे, यू नो, विद proper communication system, a weather control center at the coast जो कि communicate कर रहा हो, sea की condition बता रहा हो, weathers बता रहा हो, और each boat, even these boats that our fishermen have, इसमें एक ice plant हो और storage छोटा plant हो जिसमें वो catch जो भी करते हैं वो लेके और उस हद तक जाएं जहाँ पे वो sea आपकी food processing ship है उसको वो फ्रेश दे और वो आगे से प्रोसेस करके एंड दे टेक इट ऑन फ्रॉम देयर। बट दे मस्ट नो एग्जैक्टली, अभी तो इनको पता भी नहीं होता, वही पुरानी बातें हैं, पानी का लेके ना हाथ में, एंड दे स्मेल इट एंड से कि यहाँ पे मछली है। यू सी, सो 2-3 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड एज रिगार्ड्स नाउ देयर इज अवेयरनेस। ये जो आपने एक्वाकल्चर की बात की है, बिकॉज आई कीप इन टच विद द पीपल, वो अब दिस ग्रोइंग, यू नो, दिस मैंग्रोव्स का और आगे पीछे बड़ा चीजें की जा रही हैं। बट आई पर्सनली थिंक दैट, यू नो, द एक्सपोर्ट पार्ट ऑफ इट, जो भी आपकी डोमेस्टिक कंजम्पशन है, हमारे यहाँ तो रिवर्स हैं आगे पीछे, वो बड़ी अच्छी फिश है। बट टॉकिंग ऑफ द कोस्ट लाइन, जो सी की हमारा सी फूड है, इज आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। अगर श्रिम्प्स आपने दिखाए, मैं कोरंगी में जब था, वी यूज्ड टू हैव श्रिम्प्स या किंग प्रॉन्स जो कि बाहर जाके, यू नो, बड़े महंगे मिलते थे, उनको आप प्रोसेस करके उधर ही वो फिशरमैन जो है वहीं जाए, इज पेड देयर, यू नो, द शिप सेल्स ऑफ आफ्टर जितने भी
टनेज लेके जानी है, एंड जो डोमेस्टिक आपका कंजम्पशन है उसका एक सर्टेन परसेंटेज आप रख लें, दैट रिड्यूसेस बर्डन also at the storages जो आपने कोस्ट लाइन पर बनाने हैं. So aquaculture along with तो इलेक्ट्रॉनिक्स की ग्रेजुअल, अगर आप जैसे इतनी जल्दी नहीं भी हो सकता, एटलीस्ट कम्युनिकेशन डेवलप हो, एक वेदर कंट्रोल टावर हो या सिस्टम लाइक हमारे एयरफोर्स में ATCs ये वो होते हैं, वो आपको वेदर की डेली रिपोर्ट्स हो या सी कंडीशंस का पता हो, ताकि दीज हमारे जो फिशरमैन हैं इनको फैसिलिटेट किया जाए. ये बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस काम करते हैं. सो आई होप these considerations were also given while you were talking about you आप कर रहे थे काम ये फिशरी सेक्टर में. So I think आप अपनी कंप्लीट कर लें प्लीज. जी, मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि आपने 2 बिलियन का है, हमारा एस्टिमेट कुछ और था. एट दैट पॉइंट इन टाइम अगर ये चीज़ें होती हैं, कंपोजिट बोर्ड बनी होती है, उसके अंदर GPS सिस्टम होता, कम्युनिकेशन सिस्टम होता, वेदर कंट्रोल छोटा सा आप डाल देते, उसके अंदर एक आइस प्लांट होता एंड एक सी फूड प्रोसेसिंग शिप खड़ा होता. आई मीन ये अगर चीज़ें हो जाती तो exports in our estimate were to the tune of about $4 to $5 billion. Now I'm talking of 2000, year 2000, 2001. Very rightly said. I mean, वो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि गवर्नमेंट में ठीक है, there are flaws there. ये भी नहीं कहना चाहिए everybody is not a crony, and लोग हैं, अच्छे लोग हैं, but I totally agree with you. Not उनकी जो salaries हैं या monuments हैं वो उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए. But I think now the private sector should take over. अब banks में भी अब जिस तरह interest rates have gone down to 5%, but nevertheless still I agree with you that there are जो equities हैं, but some of the banks now giving, at least in renewables they're giving 80-20 sort of things. So ये इस किस्म की चीजें जो मेरे knowledge में हैं, and I'm sure you are an expert, but मेरे लिहाज से ये चीजें not अगर ये seriously अभी ली जाएं, so I think few years from now you will be in that position where you could export about something like about $4 to $5 billion worth of seafood. जी बोलिए. शाहिद साहब very rightly said. I was part of that team जिन्होंने मुशर्रफ साहब की प्रेजेंटेशन दी थी, और एग्जैक्टली नो कि हमने कितने टारगेट को, मैंने तो कहा मैं तो चूंकि प्रेजेंटेशन में कर रहा था, मैं तो और भी कंजर्वेटिव रहा कि मैंने कहा लेट्स बी मोर कंजर्वेटिव, और मैंने इतने बड़े नंबर्स की बात, आई वाज पार्ट ऑफ द टीम, तो डॉक्टर सलमान शाह के साथ मिलकर वी प्रेजेंटेड दिस टू, हमने मुशर्रफ साहब को, और मैंने हर जगह प्रेजेंट. तो इन जनरल गवर्नमेंट में रियलाइजेशन अब एग्जिस्ट करती है कि फिशरीज इज समथिंग जिसको अगर सीरियसली टेकअप किया जाए. और मैंने कहा मोर देन गवर्नमेंट की रियलाइजेशन, जो बहुत इंटरेस्टिंग बात है, इस वक्त पाकिस्तान में 2-3 बड़े कॉर्पोरेट्स हैं जो फिशरीज को एज इंटरनेशनल बिजनेस कंसीडर करने की कोशिश कर रहे हैं. एंग्रो इज वन ऑफ देम, और उनका बेस मॉडल ये है कि लेट्स एवेल्युएट फिशरीज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव कि जी हम इसको इंटरनेशनली कंपैरेटिव हो. और अगर 1-2 भी बड़े इन्वेस्टर जिसमें पुलिंग आ जाएंगे, अगर एंग्रो आ जाता है, देखिए द मोमेंट एक बड़ा इन्वेस्टर कॉर्पोरेट आ जाता है तो उससे ऑटोमेटिकली सप्लाई चेन चाहिए. तो मोमेंट वो अपनी सप्लाई चेन डेवलप करेगा, सप्लाई चेन डेवलप होगी इधर फ्रॉम एक्वाकल्चर और फ्रॉम गुड प्रॉपर फिशिंग बोट्स, तो वो फिशिंग बोट. और द मोमेंट मैं आपको एग्जांपल दूं डेयरी की, डेयरी के अंदर जैसे ही नेस्ले आया तो बैंकों ने लोग क्या एनिमल फाइनेंसिंग शुरू कर दी. ओके जी, बैंकों को मालूम है कि जी अब सारे का सारा मिल्क खरीदेगा नेस्ले, और बैंक आर नाउ कंफर्टेबल को होगा जी अगर मैंने खातून को एक भैंस के लिए पैसे दिए, इसका दूध लेगा रोज का रोज नेस्ले, तो मेरी पेमेंट सिक्योर्ड है. तो मोमेंट एक बड़ा कॉर्पोरेट, चाहे वो लोकल हो चाहे वो इंटरनेशनल हो, इस सेक्टर में आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली फॉर्मल फाइनेंसिंग भी आ जाएगी. एंड मैंने कहा आई एम एक्सट्रीमली होपफुल कि द मोमेंट एक कॉर्पोरेट आएगा वी विल सी 2-3 मोर कॉर्पोरेट्स, और हम $4-5 बिलियन इज अ वेरी इजी टारगेट फॉर फिशरीज. Exactly. And of course, the steering part is also very important. I think we are missing on that. वो लोग चाहे पढ़े लिखे नहीं हैं, but they have skills. उनको थोड़ा formalize अगर कर लें हम, and this 5,000 तो छोटा number है, you can even train about like 10,000 of them in that area. Rightly said. जी. Actually, that's what I was pointing out, Sir Shahid and Muslim Saab, कि Pakistanis have very high happiness index.
in against India. So ये जो behavioral jubilation है ना, इसको बड़ी अच्छी तरह capitalize किया जा सकता है. I would I honestly मैं मुस्लिम साहब से request करूँगा कि इसको आप कैसे, how would you like to government कैसे इसको capitalize करे? इंटरेस्टिंगली जब आप गवर्नमेंट में जो, मैंने तो गवर्नमेंट छोड़े भी 5 सालों के लिए, जब आप गवर्नमेंट में ऑपरेट कर रहे होते हैं तो बहुत अपॉर्चुनिटी मिली मुझे, दुनिया भर के तमाम कंसल्टेंट से मिले, मे बी 70-80 कंट्रीज के कंसल्टेंट से मैं मिला हूँगा. और एक चीज़ जो मैंने तमाम लोगों से मिल के रियलाइज की कि एज ए नेशन पाकिस्तानी जो है वी आर, उन्होंने कहा मुझे हमसे ज़्यादा शार्प नेशन जो लगी, मुझे सिर्फ ऐसा लगा जूस ऐसे थे जो हमसे ज़्यादा तेज़ थे. मुझे जूस कंसल्टेंट ऐसे मिले, मैंने कहा ये हमसे ज़्यादा तेज़ है. रेस्ट मुझे दुनिया में कोई कंसल्टेंट ऐसा नहीं मिला जो मैं कहूँगा यार कि ये पाकिस्तान. सर जी हम यहाँ जूस के साथ काम करते हैं और वो हमारे पीछे चलते हैं. चले आपने तो ये भी कर दिया. इन जनरल एज ए नेशन हमें सिर्फ एक्सपोजर नहीं मिला. अगर हमारे लोगों को वही एक्सपोजर मिल जाए जो वेस्टर्न लोगों को मिलता है तो हम उनसे फार सुपीरियर हैं इन टर्म्स ऑफ मेंटल अप्रोच, इन टर्म्स ऑफ अप्रोच टुवर्ड्स बिजनेस, और इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिविटी एंड प्रोडक्टिविटी. समाउ चूंकि हमें फॉर्मल एक्सपोजर मिलना नहीं मिला तो हमने ये सारे काम 2 नंबरी में इस्तेमाल किया कि यार पैसे बचाए कैसे जा सकते हैं. ये कोशिश हमने केक की साइज नहीं बढ़ाई है, हमने उसी केक को अंडर कट किया है. However, जहाँ आपने जो हैप्पीनेस इंडेक्स की बात की, आई वुड फुल्ली अग्री विद यू. वी आर वन ऑफ द मोस्ट कंटेंट पीपल इन द वर्ल्ड. इस एनवायरनमेंट में भी और इस तरीके से भी, द वे वी बिहेव, द वे वी सर्वाइव, वी आर वन ऑफ द मोस्ट कंटेंट पीपल. एंड आई थिंक दिस कम्स फ्रॉम आवर रिलीजन कि जी द वे हमें जो हमारी अपब्रिंगिंग है, जो हमारी ट्रेनिंग है, दिस कम्स फ्रॉम आवर रिलीजन. और इफ मैंने कहा ना एट ऑल पॉइंट्स पाकिस्तान को जब भी 20 इयर्स मिल गए स्टेबल इकोनॉमिक गवर्नमेंट के, हम बदल जाएंगे. और हमारा बदलने का फैक्टर ये होगा कि हम कंटेंट लोग हैं, एनर्जेटिक लोग हैं, काम करने में इंटरेस्टेड हैं. द मोमेंट हमें 20 इयर्स ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मिल जाए ना, हमें हमारे पास शॉक्स ना आ रहे एवरी 3 ईयर, ये ना आ रहा हो कि जी करेंसी डिवैल्यू हो गई है, पावर नहीं है, ये नहीं है, फला नहीं है. द मोमेंट हमें 20 इयर्स ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मिल जाएंगे, यू वुड सी अ चेंज पाकिस्तान. यानी आई हैव फुल कन्विक्शन इन दिस. और आप जैसे लोग मुस्लिम आप जैसे लोग मिल जाए, इंशाल्लाह we'll progress. We'll see a change Pakistan. मैंने कहा ना, लोग तो आपको मिल ही जाते हैं. as long as 20 years of economic stability मिल जाए, हमें नया पाकिस्तान देंगे इंशाल्लाह. Any more questions, please? If I may say something. Sir, Tanveer, please go ahead. Yeah, okay. My take on this one is that हमारे यहाँ कमी है नेक नियति की पाकिस्तान में. नेक नियति कमी है, और दूसरा ये है कि इस्लाम की बात की मुस्लिम में कि इस्लामी माहौल है हमारे यहाँ. जब तक हमारे यहाँ मुस्लिम इकॉनमी नहीं होगी वो अब तक हम काम नहीं कर सकेंगे. मुस्लिम इकॉनमी का मतलब ये है कि इंटरेस्ट जीरो हो, नो इंटरेस्ट. बैंकिंग का लोन सिस्टम बड़ा जालिमाना सिस्टम है. They should actually do the partnership with people, not give the loans. सिस्टम सही होगा तो हमारे इंशाल्लाह prosperity आएगी इंशाल्लाह. So let's have a session on Islamic banking also. Yeah. Muslim sir, let me ask one question if you can please. आपने ये बैंकिंग सेक्टर की बात की कि उसके लिए इतना ज़्यादा इंसेंटिव नहीं है और मसले मसाइल है, उनका भी पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ऑब्वियसली दैट मेक जस्टिफाइबल. क्वेश्चन मेरा ये है कि दूसरे ममालिक में भी तो गवर्नमेंट इस तरह के सेक्टर में सब्सिडी देती है और उसको इनिशिएटिव देती है और बैंकों को फोर्स करती है कि वो इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करें. जिस तरह मॉर्गेज का एक सेक्टर है, गवर्नमेंट हर कंट्री के अंदर इनकरेज करती है और लो रेट बैंकों को मजबूर करती है, जो भी मुझे नहीं पता उनको इंसेंटिव मिलता है क्या होता है या जस्ट बाय फोर्स होता है कि वो मॉर्गेज वगैरह के लिए स्पेशल रेट्स आपको मिल जाते हैं. तो इस तरह की चीज पाकिस्तान में नहीं हो सकती या दूसरे मुल्कों ने इस सिलसिले में क्या किया? हाउ दे स्टार्टेड देयर सेक्टर्स? देखिए बैंकिंग पाकिस्तान में अगर आप टिल 1994 देखें तो हमारी मोस्टली बैंकिंग नेशनलाइज थी. 94 में हमने पहले एक्सपेरिमेंट किया था, जब हमने कहा मेरा कल 94 था या 92 तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है. हमने 92 या 94 में पहले एक्सपेरिमेंट किया था एमसीवी को डी नेशनलाइज करने का.
अच्छा, अगर आप बैंकिंग सेक्टर का जब तक नेशनलाइज था तो उस वक्त भी देखें तो बैंकिंग सेक्टर की हमारी कोई परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं थी। गवर्नमेंट के बैंक्स थे तो मैसिव लेवल ऑफ करप्शन से, अगर आप बैड डेट्स का लेवल देखें 90 नेशनलाइजेशन से पहले का, तो हमारे मैसिव बैड डेट्स थे। तो गवर्नमेंट ने, चूंकि अगर गवर्नमेंट का दुनिया में कहीं भी काम बिजनेस करना नहीं है, गवर्नमेंट का काम बिजनेस फैसिलिटेशन है कि आप ऐसी एनवायरनमेंट क्रिएट कर दें जहां पीपल कम एंड और जो काम करने में उनको एंजॉय करें और पैसे बना सके। गवर्नमेंट ने 94 में पहली इन जनरल रीनेशनलाइजेशन की विच वाज वेरी वेरी सक्सेसफुल, और उसके बाद गवर्नमेंट ने प्राइवेट बैंक्स को लाइसेंस देना शुरू किया। इस वक्त पाकिस्तान का ऑलमोस्ट 90% बैंकिंग सेक्टर जो है वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर है, और हमारी प्राइवेट सेक्टर की बैंकिंग इस तरीके से कि प्राइवेट इन जनरल बैंक्स आर क्लियरली ओपन कि आपने जो करना है करें। गवर्नमेंट कैन ओनली इंसेंटिवाइज देम, ओके जी हम मॉर्गेज फाइनेंसिंग प्रमोट करना चाहते हैं, ये इंसेंटिव देंगे। अभी भी जो गवर्नमेंट ने पाकिस्तान में पिछले जो न्यूज़पेपर्स अगर आप देख रहे हो तो रोज बैंकों की तरफ से अखबार में ऐड आ रहे होते हैं कि मॉर्गेज फाइनेंस अवेलेबल। दैट इज ओनली बिकॉज के गवर्नमेंट ने इंसेंटिवाइज किया कि ओके जी आप हाउस फाइनेंसिंग करें, हम आपको फैसिलिटेशन करो। गवर्नमेंट ने फैसिलिटेशन क्या की है, देखिए पाकिस्तान में लास्ट 70 ईयर्स में कभी भी मॉर्गेज फाइनेंस डेवलप नहीं हुआ, और अगर आप पिछले 1 महीने के अखबार देखें तो हर अखबार में रोज 10 ऐड है। खाली चेंज हुआ वो ये हुआ है कि जी बैंक गवर्नमेंट ने एक केस चल रहा था तमाम बैंकों की तरफ से कोर्ट के अंदर पिछले 15-20 सालों से कि इन टर्म्स ऑफ डिफॉल्ट बैंक घर वापस नहीं ले सकता था। गवर्नमेंट ने वो केस खत्म करा दिया और सुप्रीम कोर्ट की उस पर रूलिंग आ गई है कि इन टर्म्स ऑफ डिफॉल्ट अब बैंक घर खाली करा के बेच सकता है। जैसे ही बैंक को अब ये पता चल गया ना कि मेरा रिस्क खत्म हो गया, अब मैंने पैसे देने हैं तो मैं घर खाली फौरन करा सकता हूँ, पूरे पाकिस्तान के हर एरिया में बैंक फाइनेंसिंग ओपन हो गई है। क्योंकि बैंक्स को तो ये बड़ी क्लैरिटी है कि दुनिया में वन ऑफ द बिगेस्ट सेक्टर इज मॉर्गेज फाइनेंसिंग, लेकिन चूंकि बैंक को ये मालूम था कि जी मैं घर तो पैसे तो दे दूंगा लेकिन मैं खाली अब नहीं करा सकता क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जाके केस हो जाएगा। अब जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये रूलिंग आ गई और उसकी पिटिशन जो उसके ऊपर जो अपील हुई उसके अंदर भी यही रूलिंग है कि हम बैंक ने मॉर्गेज फाइनेंसिंग अगर की है तो बैंक के पास 100% राइट है मकान खाली कराने का, घर खाली कराने का, बंगला खाली कराने का। अब बैंक ने अपनी साइड प्रोटेक्ट कर ली, ओके जी मैंने फाइनेंसिंग की है 20% पे, 30-20-80 पे या 30-70 पे, तो ये मैंने 70% डेट दिया, इन टर्म्स ऑफ डिफॉल्ट मेरे पास राइट अवेलेबल है खाली कराने का। अब देखिए अखबार में ऐड आना शुरू हो गए। तो इन जनरल मॉडल आपको ऐसा करना पड़ेगा जहां पैसे बनाने को बुरा ना समझा जाए। समहाउ पाकिस्तान के अंदर पैसे बनाने का मॉडल जो रहा है उन जनरल कॉन्सेप्ट है कि इसने बहुत पैसे बना, इसका मतलब कोई ना कोई 2 नंबरी की होगी। जब तक हम ये मॉडल खत्म नहीं करेंगे ना, लोगों को इंसेंटिवाइज नहीं करेंगे, तुम पैसे बनाओगे तो तुम टैक्स का रेवेन्यू भी क्रिएट करोगे और लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करोगे। हमने मॉडल ये बना दिया क्योंकि बच्चा तुम 2 करोड़ 2 अरब बना ले, तुम्हारे पास 10 फैक्ट्री हो गई, तुमने यकीनन कोई 2 नंबरी, तुमने बिजली चोरी की होगी, गैस चोरी, और अनफॉर्चुनेटली हुआ भी ऐसे ही है। तो हमने कंपैरेटिव प्रैक्टिसेस प्रमोट भी नहीं किए। तो मोमेंट हम कंपैरेटिव प्रैक्टिस प्रमोट करेंगे और जेन्युइन तरीके से बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे, जैसे बैंकों को मिली उन्होंने ऑटोमेटिकली फाइनेंसिंग शुरू कर दी। पाकिस्तान में जेन्युइन तरीके से बिजनेस करना तो मोस्ट डिफिकल्ट काम है। मैं आपको एग्जांपल दूं, आप एक प्रोडक्ट इंपोर्ट कर लें पाकिस्तान में, आप इंपोर्ट करेंगे, आप कहेंगे मैंने ये प्रोडक्ट इंपोर्ट की है, मेरी लैंडेड कॉस्ट है 110 रुपए, आप होलसेल मार्केट में जाएंगे 70 रुपए में आपको अवेलेबल होगी। आप कहेंगे जी मैंने तो कोई 2 नंबरी नहीं किया, मैंने प्रोडक्ट, पता चलेगा जी अंडर इनवॉइस होके भी आ रही है, स्मगल होके। चले मैंने तो बहुत आपको मुश्किल एग्जाम्पल दे दी। हम सब घर में बिरयानी बनाते हैं, आप घर में बिरयानी बनाने की कॉस्टिंग कर लें। आप घर में बिरयानी बनाएंगे, कह जी मेरी बिरयानी की पर प्लेट कॉस्ट आ रही है 130 रुपीज, 140 रुपीज, जिसमें मैंने चावल इस्तेमाल किए। आप बाजार में जाएंगे आपको चिकन बिरयानी मिलेगी 90 रुपीज। आप कह रहे हैं मैं घर में घर की सारे काम करूं, मेरी कॉस्ट 90 रुपये 130 रुपीज आ रही, 90 रुपये में बिक कैसे रही है। तो पाकिस्तान के बिजनेस मॉडल जो है ना बहुत यूनिक है। अब वो 90 रुपये में बिक कैसे रही है कि आप तो जिंदा मुर्गी लेके आए थे, आपने अपने सामने ज़िबा कराई थी, वो भी उसने बीमार मुर्गी डाल के काट दी है, उसने चोरी के चावल बना के काट, उससे गैस का कनेक्शन चोरी का। अब ये बिजनेस मॉडल्स जब तक आप कंपैरेटिव प्रैक्टिसेस प्रमोट नहीं करेंगे कोई भी बिजनेस करने के लिए, और जेन्युइनली बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं होगा जब तक, एक नॉर्मल पढ़े लिखे समझदार आदमी के लिए बिजनेस करना आसान नहीं होगा ना जब तक आप इंडस्ट्री को प्रमोट नहीं कर सकेंगे। इंडस्ट्री हमेशा शटर्ड रहेगी, कंसोलिडेटेड रहेगी, 4 आदमी 6 आदमी 10 आदमियों के हाथ में। एंट्री और एग्जिट आप तक जब तक बिजनेस में आराम ईज ऑफ नहीं करेंगे तब तक लोगों के लिए मुश्किलात रहेंगी। और एग्जैक्टली बैंकों के साथ यही चीज है, मोमेंट आपने बैंकों की एंट्री एग्जिट मॉर्गेज में आसान कर दी, उन्होंने फॉरेन फाइनेंसिंग शुरू कर दी था। मोमेंट आप बैंकों के लिए एक्सेस बिजनेस का खोल देंगे, बैंकों के लिए काम आसान हो जाएंगे।
Any more question, please? Okay, I think thank you very much, sir. Thanks a lot, everybody, and thank you very much, Muslim Saab. Very informative presentation, very diligently prepared slides. Thank you very much. Thanks for your time and sharing your thoughts. So kind of you. Thank you everyone. I hope कि मेरा ख्याल I have cleared मैंने अपनी थोड़ी बहुत जो मेरी learnings थी I've shared with you और at any point in time मुझसे कोई भी help चाहिए किसी भी sector में I'm always available. So kind of you. It was a Thanks a great lot. Thank you very much. Thank you everyone. Thank you. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Thank you very much. Thank you.